हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और अब अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। एंड मैं बताता हूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। और इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम्स जस्ट कुछ दिन बाद ही है और हमें अपने पास बेटा पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स, आरटीपीस, रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर्स को करना जरूरी होता है। तो मैं यहां पर मैं जो पेपर नंबर 1 है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम अकाउंटिंग बोल देते हैं, अपने पास में अकाउंट्स बोल देते हैं, उसका मॉक टेस्ट पेपर जो सीरीज 2 इंस्टीट्यूट ने 15 दिसंबर को अपनी तरफ से रिलीज किया था, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। और काफी हाई प्रोबेबिलिटीज काफी बार रहती है कि जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं, आरटीपीस होते हैं, एमटीपीस होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें इसको करके जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब इसे खुद करते हैं तो ये बहुत ज्यादा मदद करता है विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ इवैल्यूएशन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं अभी लिए। तो दिस इज अवर मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट का यहां पर है। एंड इसी बिल्कुल सेम पैरामीटर पे आप लोगों के साथ में बेटा पेपर रहने वाला है। यहां पर मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होगा जिसके अंदर में ट्रू फॉल्स और 2 क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे। और उसके अलावा 4 में हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होते हैं, उसमें सब पार्ट्स होते हैं। सो देर इज वन कंपल्सरी क्वेश्चन, देन देर इज अ चॉइस जो पेपर में रहती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जो कि 20 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, मैं यहां पर आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे साथ जरा ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है कंपल्सरी का, उसके अंदर सबसे पहला सेगमेंट हमेशा होता है ट्रू फॉल्स का, जिसमें 6 ट्रू फॉल्स होंगे 2-2 मार्क्स के। तो सबसे पहला आ रहा है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। और पहला पॉइंट क्या है, द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। तो रीजन बेटा देना जरूरी है, आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स देके नहीं छोड़ सकते। मुझे बताएंगे जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं तो क्या एंट्री डालते हैं? सर हम एंट्री डालते हैं, भूल गए बेटा। एंट्री क्या डलती है? एंट्री डलती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो मुझे बताएंगे आप डेबिट किसको करते हैं जब आप प्रोविजन बनाते हैं? सर हम डेबिट करते हैं पीएनएल को और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट करते हैं, जिसे बाद में बैलेंस शीट बनाते समय हम प्राइमरीली डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज सच डेटर अकाउंट में तो जाती नहीं, उसे हम डेटर में से माइनस करके दिखा रहे हैं। बैड डेट एक्चुअली डेटर में से कम होकर दिखते हैं। तो यहाँ डेबिट किसको होता है? सर डेबिट पीएनएल में होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा? फॉल्स हो जाएगी। और एक बार के लिए मैं सजेस्टेड आंसर से आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करता जाऊंगा। तो पहले का स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। जो आंसर आ रही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। और बैलेंस शीट में इसे हम या लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, बट हम जनरली अपने पास कौन सा फॉलो करते हैं? डिडक्टेड फ्रॉम दी हेड डेटर्स। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। सेकंड, डिस्काउंट कॉलम जो कैश बुक का होता है उसे कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता। तो बेटा जब आप डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं जिसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम होता है, या ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, वहां तो आता है कैश बैंक के साथ डिस्काउंट कॉलम, तो क्या आप उसे बैलेंस करते हो? द आंसर इज नो। पता है क्यों? क्योंकि जो आपका डेबिट साइड है वो रिफ्लेक्ट करता है डिस्काउंट अलाउड को, और जो क्रेडिट साइड है वो रिफ्लेक्ट करता है डिस्काउंट रिसीव्ड को। जबकि जो कैश और बैंक के कॉलम्स बनते हैं वो प्रॉपर अकाउंट है। तभी हमारे पास में कैश बुक में जो कैश और बैंक के कॉलम्स होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है कि वो सब्सिडरी बुक का भी रोल निभा रहे हैं और प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर का भी रोल निभा रहे हैं। पर क्या डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अलग से खुलते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि वो अल्टीमेटली उन दोनों अकाउंट्स की एक एक साइड है। तो वो डिस्काउंट अलाउड की सिर्फ डेबिट साइड को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो डिस्काउंट रिसीट की क्रेडिट साइड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम उनको बैलेंस नहीं करते, क्योंकि वो आपके पास में जो है एक पूरा अकाउंट नहीं है, वो सिंगल साइड है ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इसी वजह से हमारे पास स्टेटमेंट ये हो जाएगी ट्रू बिल्कुल, उसे सिर्फ टोटल करते हैं और बाद में डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड अकाउंट में ही हम ले जाते हैं, उसको हम बैलेंस कभी भी नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देन अगले, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस को हम रिकॉर्ड नहीं करते क्रेडिट सेल्स इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट। ये पूरा चैप्टर आपके साथ है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, पर वैसे वहां पे हम ना 3 प्रकार से सीखते हैं। एक कैजुअल और रिटर्न बेसिस होता है, एक फ्रीक्वेंट और न्यूमरस करके चीज आती है। जनरली जब भी हमसे बात करी जाती है तो हमेशा बात करी जाती है बेटे जो कैजुअल वाला होता है, जिसकी मात्रा जो होती है कम होती है, कभी कभार होता है, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में आंसर देते हैं अंटिल अनलेस वो फ्रीक्वेंट वगैरह की बात करें। तो उस केस में हम चैप्टर में क्या सीखते हैं कि जब हमने गुड्स भेजे अभी अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, हम तभी सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, हम तभी सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। ओनरशिप एक्चुअली में उस दिन नहीं जा रही, वो बाद में जाती है। एक्सप्रेस कंसेंट, इंप्लाइड कंसेंट या समय जो है
लैप्स हो जाता है तो वो अलग बात है, बट हम सेल उसी दिन एंट्री डाल देते हैं डेटर टू सेल की, तो यहां पर कह रहे हैं हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो बात गलत हो गई। तो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, हम उसे उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन गुड्स भेजे जाते हैं, पोजेशन जाता है। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, दे आर रिकॉर्डेड एज सेल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कस्टमर माइट एक्सेप्ट और रिजेक्ट द गुड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड गिवन फॉर द अप्रूवल, क्योंकि हम बाद में फिर अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर देते हैं। अगर वो अप्रूव कर देता है सेम प्राइस पे, हम कुछ नहीं करते क्योंकि सेल पहले डाल चुके हैं, वापस कर देता है तो रिवर्स कर देते हैं, वो हम अपने पास उस चैप्टर के अंदर सीखते हैं। देन अगला आता है, इन केस द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, तो अगर ड्यू डेट अकाउंट खत्म होने के बाद फॉल कर रही है, द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज नोन एज द रेडिंग इंटरेस्ट। तो ये अल्टीमेटली जो अकाउंट करंट का एक आसान सा चैप्टर है उससे रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर ड्यू डेट हमारे पास बाद में फॉल कर रही है, अब हम तो बना रहे हैं बेसिकली मान लीजिए 31 मार्च तक का लेजर अकाउंट जो अकाउंट करंट है, पर एक पर्टिकुलर बिल ड्रॉ किया था फरवरी में, उसकी ड्यू डेट बैठ रही है अप्रैल में, तो क्या आप 31 मार्च से जाके बाद के भी अप्रैल तक के डेज भी काउंट करते हो? बिल्कुल काउंट करते हो, और उसे हम नेगेटिव इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसे हम रेड इंक इंटरेस्ट अपने पास में कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो आपके पास में जो है बेटा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गई, तो ये ट्रू है। इन केस ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, तो कोई भी इंटरेस्ट उसका अलाउ नहीं हो रहा, उल्टा कि वो नेगेटिव में दिखाया जाता है, रिवर्स में दिखाया जाता है, तो उसे हम रेड इंक में लिखते हैं इन द एप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट करंट, और इसको हम नेगेटिव इंटरेस्ट या रेडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये इसलिए रेडिंग होता है क्योंकि पहले किस टाइम पे जब मैनुअल बुक्स में लाल शाही से लिखा जाता, तो इसीलिए उसे रेड इंक इंटरेस्ट के नाम से बोला जाता है, ठीक है ना। देन अगला आपके पास बेटा पॉइंट आ रहा है, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। क्या पार्टनरशिप बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है आपके पास में अगर डेथ हो गई? सर आंसर इज जल्दी नो, करने को कर सकते पर हमेशा नहीं होती, पार्टनर जो बचे हुए वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो फॉल्स, सर्वाइविंग पार्टनर्स में कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में यहां पर में हमें सर्वाइविंग पार्टनर में इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर की हम बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर्स, ठीक है जी। तो आपके पास में हमने स्टेटमेंट इसलिए क्या हो गई, फॉल्स हो गई। देन लास्ट है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स। क्या प्रेफरेंस होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं? तो आंसर इज जनरली नो, वो इक्विटी वालों के पास होते हैं। आ सकते हैं, वो एक स्पेशल केस आता है क्यूमुलेटिव वालों को, अगर 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला तो हम कहते हैं, बट नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं वैसे बेटा? सर नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जिनको सिर्फ उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, उसके अलावा उन्हें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगी, तो इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते आपके पास में, तो स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हो गई। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, इन वालों को शेयर ऑन विच दे गेट ओनली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर विदाउट एनी एडिशनल राइट्स इन द प्रॉफिट या कोई सरप्लस ऑन वाइंडिंग अप, इसे बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, एंड इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो आपके पास में स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है ना। मेक श्योर कि आप हमेशा अपने पास में ट्रू फॉल्स के साथ में रीजन जरूर देंगे, तभी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। देन अगला आपके पास आ रहा है बेटा 4 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डिस्कस द लिमिटेशंस वी मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ कौन कौन सी लिमिटेशंस है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टैटिक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है उस तारीख की, वो आगे फ्यूचर के बारे में नहीं बता रही, हमारे वो काफी एस्टिमेट्स उसमें लगे होते हैं, यूजफुल लाइफ है एसेट के लिए हमारे पास में, स्क्रैप वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं, हम प्रोविजन फॉर डाउट, ये एस्टिमेट्स है जो कल को चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। हम इन्फ्लेशन वगैरह इन चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते जिसे हम पैसे में नहीं तोल सकते, मेजर नहीं कर सकते मनी में, लाइक एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई, कोई सीईओ आपके पास में छोड़ के चला गया, तो ये सारी चीजें जो है हमारी एक लिमिटेशंस है। तो यहां पर में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हुए, अगर 4 मार्क्स का रहा है यू कैन कवर एनी 4, तो जो लिमिटेशंस है वो यही बात करेगी, द फैक्टर्स which may be relevant in assessing the worth of enterprise don't find place in the account because उन्हें मेजर इन मनी नहीं करते थे, हम सिर्फ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्हीं चीजों को लेते हैं जिन्हें हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम इग्नोर करते हैं इसी वजह से, तो एक लिमिटेशन आ गई। फिर वो पोजीशन बता रही है ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट, वो बाद की नहीं बता रही, हमें फ्यूचर के बारे में जानना है वो उसके बारे में थोड़ी ना बता रही है, ठीक है ना। फिर वो चेंजेस इन मनी फैक्टर्स को लेके इग्नोर कर रही है लाइक इन्फ्लेशन को, ठीक है ना। काफी ऐसी जगह होती है जहां अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है वो पर्सनल जजमेंट पे होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनानी, यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स्ड, ये आपके पर्सनल जजमेंट पे होते हैं, तो एस्टिमेट्स जो है। फिर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है एक आइटम की प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स से कोई एंटरप्राइज स्टॉक को वैल्यू करने के लिए फीफो मेथड फॉलो कर रही है, दूसरी जो है वेटेड एवरेज फॉलो कर रही है, क्या इनकी वजह से अलग अलग पॉलिसीज की वजह से दे कैन एक्चुअली
ट्राई टू मैनिपुलेट देयर प्रॉफिट्स, यस, एंड उसकी वजह से हम कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी आपके पास नहीं रहती। तो ये काफी सारी लिमिटेशन है, 6 आपके सामने लिखी हुई है, आप कोई भी 4 अपने पास में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। देन अगर आप इसमें होता क्या, अगर आप सिंगल वर्ड लिखते हैं तो आपको 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, या आप ऐसे अगर पूरी लाइन ही लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फिर ऑब्वियसली उसके अलग से कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर कि आप अपने पास में टू द पॉइंट आंसर लिखे। देन अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो इन्वेंट्री चैप्टर से आ रहा है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द स्पेयर पार्ट्स ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस। तो यहां पर मैं मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में 6 डेट्स दे रखे हैं, जिसमें ओपनिंग में कुछ स्टॉक है वो नील है, फिर परचेज है, इशू फॉर कंजम्पशन, ऐसे करके इंफॉर्मेशन है। कहते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ ईयर एंड की। अगर कंपनी फॉलो कौन सा मेथड करती है, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रही है। बेटा कौन सा, वेटेड एवरेज मेथड जो है फॉलो किया जा रहा है। तो हमारा फीफो से भी हम सीखते हैं, लिफो से भी सीखते हैं, वेटेड एवरेज भी सीखते हैं, सिंपल एवरेज भी आता है। एंड जब डाटा इस प्रकार से दिया होता है तो हमारा ना परपेचुअल वाला सिस्टम लगता है, जहां पूरा स्टोर लेजर बनाते हैं, कितना आया, कितना गया और कितना बच गया, डेट बाय डेट चल रहे हैं, नॉट इन अ क्यूमुलेटिव मैनर, पर हम डेट बाय डेट चल रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन वैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये परपेचुअल आपके पास इन्वेंट्री सिस्टम की बात होती है। अब हमें वेटेड एवरेज करना है, जहां पर एवरेजिंग होती जाएगी जैसे जैसे नया स्टॉक खरीदते जाएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग में तो कुछ है नहीं, परचेज करें हमने कितने, 100 यूनिट्स खरीदे बेटा 300 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो जब हमारे पास में आंसर हम देखते हैं, हम साथ साथ अपने पास देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। इन्वेंट्री को वैल्यू करना है 31 मार्च को, ओपनिंग में कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने खरीदे, ये रिसीट है, ये इशू है और ये बैलेंस है। 100 यूनिट्स खरीदे 300 के हिसाब से, तो कितना अमाउंट हो गया, अमाउंट का कॉलम बनेगा, दैट विल बी 30,000। हमें हर ट्रांजेक्शन के बाद, हर के बाद में हमें बैलेंस बताना है, आने के बाद जाने के बाद बैलेंस बताना है। तो बैलेंस में कितने रह गए सर, 100 ही रह गए, 300 के हिसाब से 30,000। आज स्टोर में इतना स्टॉक पड़ा है, 100 यूनिट्स पड़े हैं 300 के प्राइस के हिसाब से, तो 30,000 का स्टॉक हमारे पास गुड़ा में पड़ा है, ठीक है ना। अब इसमें से हमने 15 जनवरी को इशू कर दिए कितने, 50 यूनिट, तो 50 यूनिट्स इशू करे। बेटा यहां पर में इफ यू अप्लाई एनी मेथड, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, वो 300 में से ही जाएगा, क्योंकि पढ़ाई जब एक स्टॉक है तो उसी में से जाना है, तो डजंट मैटर एट ऑल। जब अलग अलग प्राइस के पड़े होते तब मेथड्स का फर्क पड़ता है, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो 50 यूनिट्स 300 वाले ही जाएंगे, इसी प्राइस के थे, तो यही वाले जाएंगे 15,000 के। तो बचे कितने रह गए सर, आधे चले गए, आधे बचे रह गए। तो 50 यूनिट्स बचे रह गए 300 के हिसाब से 15,000। तो बेटा 100 में से आपके पास 50 जब चले गए तो बचे हुए 50 रह गए, ठीक है ना। और उनकी वैल्यू कितनी है, 300 के हिसाब से 50,000। नाउ कम्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेलेवेंस ऑफ द वेटेड एवरेज विद द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। हमने दोबारा खरीदे 1 फरवरी को 200 यूनिट्स 400 के हिसाब से। अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, जब हमने 200 यूनिट्स खरीदे 400 के हिसाब से, तो अमाउंट बना 80,000, मल्टीप्लाई करके आ गया, यस सर, मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू आ गई। हमारे पास पहले कितने पड़े थे सर, 50 यूनिट्स पड़े थे 300 के हिसाब से 15,000 के। अब वेटेड एवरेज में क्या होता है, हम अलग अलग, फीफो होता है ना, हम दो बार लिख देते बैलेंस कॉलम में, लीफो होता हम 2 बार लिख देते, मतलब अल्टीमेटली क्या है, वहां पे आप इंडिविजुअलिटी से चल रहे हो, पर वेटेड एवरेज में इंडिविजुअलिटी नहीं है, टोटल है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट का टोटल करेंगे और यूनिट्स का टोटल करेंगे। तो अमाउंट कैसे आया सर, 80,000 और खरीदे 15 पहले थे, तो अमाउंट आया कितना, 95,000। यूनिट्स का टोटल करेंगे सर, 200 अब खरीदे 50 पहले थे, तो कितने हो गए बेटा, 250 हो गए। और अब आपके पास में रेट आएगा, रेट कैसे आएगा, एवरेज करके, इसे कहते हैं वेटेड एवरेज, विच इज हमारे पास में कैसे आ रहा है सर, ये हमारे पास में आ रहा है 95,000 डिवाइडेड बाय 250। तो एवरेजिंग हो गई, क्या होगी बेटा, एवरेजिंग होगी। तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स आपके पास करके क्या निकल जाएगा, आपका एवरेज रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा। सो 95,000 डिवाइड बाय 250 करेंगे तो आपका 380 का प्राइस निकल के आ जाएगा। दिस इज द रेलेवेंस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। अब हम जब भी इशू करेंगे तो 380 के हिसाब से करते जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हम इंडिविजुअलिटी डील नहीं कर रहे, हमारे लिए वो कलेक्टिव है। 95,000 का स्टॉक गोडाउन में पड़ा है और 250 यूनिट पड़े हैं, 250 यूनिट, तो रेट है 380 का। अब हमने इशू किए 2 बार बेटा, दोनों बार 100 यूनिट्स किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक दोबारा नहीं खरीदोगे, दोबारा एवरेजिंग होगी ना, 100 यूनिट कौन सी जाएंगे, 380 के प्राइस के। तो 100 गए 380 के प्राइस से 38,000, बच गए 150, 380 के हिसाब से 57,000। फिर दोबारा इशू करें 100 380 के हिसाब से 38,000 के, बच गए कितने, 50 यूनिट 380 के हिसाब से 19,000 के। तो अल्टीमेटली क्या है, 100 वो 380 के हिसाब से आएंगे, बाकी बचे हुए रह गए। सो अंत में यूनिट्स तो आप अपने पास में पहले ही बता सकते थे, क्वेश्चन को जब पढ़ा था, जितने आए और जितने गए, बचे हुए 50 थे।
मेन तो रेट और अमाउंट का ही था, वही तो मेथड का रूल आता है। तो हमारा अंत में क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है 50 यूनिट CAT के हिसाब से, दैट मीन्स 19,000, दैट मीन्स 19,000। तो विद दिस आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब जो बाकी 5 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कोई भी 4 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। इसके अंदर जो बेटा पहला पार्ट आ रहा है वो कहता है द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज। वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स खत्म होने के बाद, बुक्स खत्म होने के बाद मींस अगले साल जाके आप अपने पास में कर रहे हो। एंड कहता है एंड अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन इन ऑर्डर टू गेट द ट्रायल बैलेंस एग्रीड। और हमने एक सस्पेंस अकाउंट खोला ट्रायल बैलेंस वगैरह को टैली करने। हमसे 4 पॉइंट्स यहां दे रखे, 3 अगले पेज पे। हमसे कह रहा है फाइंड आउट द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ द सस्पेंस अकाउंट एंड पास एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द अबव एरर्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट का मतलब अगले साल। तो बेटा इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी नॉमिनल अकाउंट्स है, जो भी ऐसे लेजर अकाउंट्स आपकी रेक्टिफिकेशन में आएंगे जो कहां जाते हैं, जो जाते हैं ट्रेडिंग या पीएनएल में, उन सब के लिए अब आप उन अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप किसका अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का, बिकॉज वी आर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट ईयर, वी आर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट ईयर। सो दैट्स व्हाई एंट्री सोचनी है नॉर्मल, बट लिखते समय अंत में क्या कर देना है, लिखते समय अंत में उसमें जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसकी जगह क्या हो जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है अ बिल रिसीवेबल फॉर 1550 वाज पास टू द बिल पेबल बुक। आपने एक बिल रिसीवेबल था तो उसे बीआर बुक में डालना था, उसको गलती से बीपी बुक में डाल दिया और द बिल वाज गिवन बाय, नाम बड़ा अजीब सा, हेमेंट, हेमेंट कर देते हैं, हेमंत अल्टीमेटली सही तो हेमंत होता पर हेमेंट कर दिया नाम। तो यहां पर मैं मुझे बताओ, अगर आप किसी सब्सिडरी बुक में बेटा गलती करते हो ना, सब्सिडरी बुक में, तो पार्टी का अकाउंट भी गलत हो रहा है। आपको पता है पार्टी का अकाउंट भी गलत हो रहा है। तो यहां पर मैं अल्टीमेटली मेरे प्यारे बच्चों आपकी एंट्री क्या होती? सर हमारी बीआर बुक में अगर वो जाता, बीआर बुक में जाने से बेटा एंट्री जो जाती वो जाती BR2 हेमंत, हेमेंट, ठीक है जी। बट आपने उसे बीपी बुक में ले गए, तो बीपी बुक में जाने से क्या हो गया? वो बन गया हेमंत टू बीपी। सर क्या पार्टी का अकाउंट भी गलत हो गया? हाँ बेटा पार्टी का भी गलत हो गया। वो सिर्फ तब नहीं मानना जब क्वेश्चन या तो स्पेसिफिकली लिख दे कि हेमंत अकाउंट इज करेक्टली पोस्टेड, फिर भी तो हम बात करते। अब जब गलत सब्सिडरी बुक में, जो जर्नल में ही गलत कर दोगे, वो जर्नल ही तो है सब्सिडरी बुक, तो आगे ले जाए। जब आपने किताब ही गलत डाल दी तो ऑटोमेटिकली हेमंत का अकाउंट तो आपके पास क्या हो गया? डेबिट हो गया, क्रेडिट करना था। तो ठीक कैसे करोगे? सर बीआर जिसको डेबिट करना है करो, बीपी जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया उसे भी डेबिट करो, और हेमंत को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे डबल से। तो हमारे पास में ये सही एंट्री थी, ये गलत डल गई। तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? रेक्टिफिकेशन होगी बीआर अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल 1550 जो होना चाहिए था, बीपी जिसे गलत क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट करो, और हेमेंट को आपके पास में 3100, क्योंकि हमने डेबिट कर दिया 1550 से, उसे क्रेडिट करना था, तो इसलिए क्योंकि आपने सब्सिडरी बुक में गलती करी, ठीक है ना। सब्सिडरी बुक में गलती करी तो लेजर में भी अल्टीमेटली गलत चला गया। अगला कहता है सेल ऑफ ₹25,000 टू निधि वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ विधि। हमने सेल करी निधि को, हमने गलती से विधि में डाल दिया, तो एंट्री होनी थी निधि टू सेल्स। हमने जब लेजर पोस्टिंग करने गए तो अल्टीमेटली विधि में अकाउंट में डाल दिया, या एंट्री डालते समय या लेजर पोस्टिंग में, मतलब वो अकाउंट गलत यूज कर लिया। तो डेबिट होना था निधि, कर दिया विधि को, तो एंट्री क्या करेंगे? सर निधि को डेबिट करना है तो कर दो, विधि को जो डेबिट कर दिया उसे आप क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या बनेगी? निधि टू विधि। एंट्री आ गई निधि अकाउंट डेबिट टू विधि अकाउंट 25,000। यहाँ पे अभी तो कोई नॉमिनल अकाउंट की चर्चा नहीं हुई, और जब चर्चा नहीं हुई तो पी एडजस्टमेंट नहीं आया। यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं हो कि सिंगल साइडेड एरर, तो सस्पेंस भी नहीं आया। अभी ध्यान अपने पास थोड़ा सा आराम रखिए, आपके पास दोनों आ जाएंगे, सो डोंट वरी। अगला देखते हैं, जनरल एक्सपेंसेस 360 वाज पोस्टेड इन द जनरल लेजर है 630। जनरल लेजर का मतलब क्या होता है? जनरल लेजर का मतलब है बेटा इन द एक्सपेंस अकाउंट ओनली, मतलब जनरल एक्सपेंस अकाउंट जहां सारे खर्चे वगैरह के अकाउंट्स खुले हुए हैं। बेसिकली एक डेटर लेजर होती है जहां सारे डेटर्स के अकाउंट खुले, एक क्रेडिटर लेजर जहां सारे क्रेडिटर्स के, एक जनरल लेजर है जहां वो खर्च वाले उसके अलावा वाले अकाउंट खुले हुए। तो हमने जनरल एक्सपेंस अकाउंट में 630 डाल दिया। तो बेटा जनरल एक्सपेंस को डेबिट करना था 360 से, हमने सिर्फ जनरल एक्सपेंस अकाउंट में गलती करी, 630 लिख दिया। तो सर हमने तो ज्यादा लिख दिया, कितना ज्यादा लिख दिया? 630 माइनस 360, 270 से ज्यादा डेबिट कर दिया।
क्योंकि जनरल एक्सपेंस को डेबिट तो करते हो, तो 270 से ज्यादा डेबिट कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर एंट्री क्या बनेगी, एंट्री तो बेटा एंट्री बनी सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, यही एंट्री डालोगे ना, क्योंकि जनरल एक्सपेंस ज्यादा है, सिर्फ जनरल एक्सपेंस में गलती है, ये थोड़ी ना एक्सपेंस पेबल या कैश अकाउंट में गलती है, जो सेकंड क्या होगा वहां नहीं है, सिर्फ जनरल लेजर बोला तो जनरल एक्सपेंस में गलती है, दूसरे में गलती नहीं है। अच्छा तो हमें सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंस करना है, अब इस एंट्री में से जनरल एक्सपेंस हटा के किसका नाम लिख देंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि गलती अगले साल ठीक कर रहे हो, गलती अगले साल ठीक कर रहे हो, तो इसी वजह से हमारे पास ठीक कैसे होगा सर, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 270 कैसे आया बेटा, 630 था, हमने 360 डाला था, तो बेसिकली 360 आपके पास डालना चाहिए था, हमने 630 डाल दिया, तो रिवर्स करना है, 270 एक्सेस कर दिया, और सिंगल साइडेड है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। देन अगला आता है सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है 5000 से, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, तो ओवरकास्ट का मतलब उसका जो टोटल लिया जा रहा है एक तरीके से वो ज्यादा लिया गया, तो बेटा टोटल वगैरह उठ के कहां जाता है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट की जो चीजें होती है ये जाती है सेल्स अकाउंट में। क्या पार्टी के अकाउंट में गलती होगी, द आंसर इज नो। पार्टी अकाउंट में गलती की बात तब होती अगर इंडिविजुअल कोई ट्रांजेक्शन थी उसे गलत डाला होता, तो पार्टी अकाउंट में भी गलत होता ठीक है ना। तो यहां पर मैं ओवरकास्ट की जब बात कर रहा तो सेल्स अकाउंट उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। अब ये ओवरकास्ट है तो हमने ज्यादा से क्रेडिट कर दिया 5000, क्योंकि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, हमने 5000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, सेल्स टू सस्पेंस, एंट्री क्या बनी, सेल्स टू सस्पेंस, क्योंकि ज्यादा ओवरकास्ट है, ज्यादा है तो ज्यादा से क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा। अब सेल्स की जगह क्या आ जाएगा, फटाफट से बताओ, सेल्स की जगह क्या आ जाएगा सर, पीएनएल एडजस्टमेंट आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनी, पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 5000। हमने जो एंट्री है वो सोचनी क्या है, आप लिखना चाहते हो आप लिख लो, बट आप समय क्या अपने पास में खराब करो, इफ ट्रांजेक्शन आसान है तो अपने पास आप दिमाग में सोचिए, और उसमें जो आपके पास में नॉमिनल अकाउंट आ रहे हैं जिसको आपने ट्रेडिंग पे में भेजते हो, सिंपली उसकी बजाय पीएनएल एडजस्टमेंट यूज कर दें, क्योंकि अगले साल गलतियों को ठीक कर रहे हैं, अगले साल गलतियों को ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं, कैश रिसीव हुआ था अमन से, डेबिट कर दिया विमल को 3200। ओ जब बेटा कैश मिलता है तो एंट्री क्या होती है सर, कैश टू अमन आया होगा, पैसा मिले तो अमन को तो क्रेडिट करना था, हमने गलती क्या करी, एक तो गलत अकाउंट में ले गए और उसकी भी गलत साइड पे डाल दिया, हमने इसको डेबिट कर दिया जी, डेबिट। अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, अमन को जो क्रेडिट करना है वो तो करो, विमल को जो गलती से डेबिट कर दिया उसे भी क्रेडिट करो। तो एंट्री कैसे मैच होगी सर, सस्पेंस का उपयोग करेंगे। क्या यहाँ पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा, नो, क्योंकि आपके पास पर्सनल अकाउंट आ गया, तो डेटर वगैरह के अकाउंट है, तो एंट्री क्या बनी, सस्पेंस टू अमन टू विमल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमन टू विमल अकाउंट 3200 तो टोटल हो गया 6400, क्योंकि आपने जिसको क्रेडिट करना था उसे तो करो, जिसको गलती से डेबिट कर दिया उसे भी क्रेडिट करो। अगर हमारे पास ये बोलता अमन की जगह विमल कर दिया तो मैं सीधा बोलता विमल टू अमन कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, पर विमल को डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। देन लीगल एक्सपेंसेस 2910 पे करे मिस्टर मोहन को वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। जी लीगल एक्सपेंसेस थे हमने मिस्टर मोहन को दिए, हमने उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, एंट्री होनी चाहिए थी खर्चा है, तो जब खर्चा पे करे तो खर्चा टू कैश होना चाहिए था, लीगल एक्सपेंस टू कैश होना चाहिए था, हमने मोहन टू कैश कर दिया, एक तरीके से हमने पेमेंट जब करी तो उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, इट्स एक्सपेंस, तो सीधा खर्चा टू कैश करते, ठीक है ना। तो ठीक कैसे करेंगे सर, ठीक करने के लिए क्या दिक्कत है, लीगल एक्सपेंस डेबिट करो और मोहन को जो डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट कर दो। तो हमारी एंट्री तो एक तरीके से क्या बनी सर, एंट्री बनी लीगल एक्सपेंस टू मोहन, पर सर ये लीगल एक्सपेंस तो क्या है, पीएनएल में जाने वाला अकाउंट है, तो इसकी जगह क्या यूज हो जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो एंट्री क्या बनी, पीएनएल एडजस्टमेंट टू मोहन अकाउंट, तो एंट्री आ जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू मिस्टर मोहन 2910, तो उससे आपके पास निकल के आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। देन नेक्स्ट पे चलते हैं जो लास्ट है इसमें, while carrying forward the total of one page of the purchase book to the next, amount of 1235 was written as 1325। टोटल उठा के गलत लेके जा रहे हो तो किस अकाउंट में गलती होगी, परचेज डे बुक का, सर परचेज अकाउंट में गलती होगी। क्या क्रेडिटर में फर्क पड़ा होगा, नो, क्योंकि टोटल की बात हो रही है, ठीक है ना। और ज्यादा लेके गए कि कम लेके गए, सर ज्यादा लेके गए, कितना ज्यादा लेके गए सर, 1325 माइनस 1235, सर 90 ज्यादा लेके जा रहे हैं, 90 ज्यादा, परचेज को क्या करते हो, डेबिट, तो हमने यहाँ पे परचेज को 90 से ज्यादा डेबिट कर दिया,
तो क्या करना पड़ेगा उसे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या डालोगे, सस्पेंस टू परचेज, सस्पेंस टू परचेज, क्योंकि ज्यादा से डेबिट कर दिया तो क्रेडिट करोगे ना, और परचेज की जगह क्या यूज कर लोगे सर, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो एंट्री क्या बनी, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 90 रुपीज आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पर मैं, क्वेश्चन ने आपसे मांगा है सस्पेंस अकाउंट स्पेसिफिकली, तो प्लीज मेक श्योर आप सस्पेंस अकाउंट अपने पास में बनाएं। एंड इसका जो नेचर है, इट्स अ टेम्परेरी अकाउंट, इट्स एक्चुअली वी से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर रियल पर्सन एंड नॉमिनल, अलग से कोई नेचर नहीं, क्योंकि डिपेंड किस पे करे, गलती पे। तो आप जितनी भी पोस्टिंग से 7 एंट्रीज की जब आप डालेंगे, तो उसका बेटा एक हमने 270 से किया था, चेक करेंगे 270 से, यस सर हमने थर्ड एंट्री में डेबिट किया था तो वो आ गया। फिर हमने एंट्री नंबर आपके पास फोर्थ में क्रेडिट किया था 5000 से, यस सर एंट्री नंबर फोर्थ में क्रेडिट किया 5000 से, वो आ गया। फिर हमने एंट्री नंबर 5 में 6400 से डेबिट किया, तो 2 अमन 2 विमल, तो 2 अमन 3200, 2 विमल 3200 करके ये आ गया। देन हमारे पास एंट्री नंबर 7 में आ रहा है डेबिट हो रहा है अगेन 90 से, तो डेबिट हो गया अगेन 90 से। एंड फाइनली आपके पास में क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये आ रहा था अल्टीमेटली, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा जो लास्ट ईयर से उठ के आ रहा है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो ये लास्ट ईयर हमारा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था, जो अल्टीमेटली क्वेश्चन अगर नहीं देता तो ये डिफरेंस है, अगर क्वेश्चन दे दे टैली हो जाए फिर तो बात खत्म, नहीं हो रहा तो वो पेंडिंग बैलेंस है। यहां पे आप एक चीज और कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली मेक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड जो भी उसका नेट बैलेंस आ रहा है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपके स्टडी मटेरियल में और बाकी क्वेश्चंस आप कैसे रहते हैं, तो इस केस के अंदर आप ये जरूर कर सकते हो कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के वो जो भी वैल्यू आ रही है वो कहां चलेगी, कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, उतना कम या ज्यादा प्रॉफिट पिछले साल अब प्रोप्राइटर को, पार्टनर्स को, जो भी वाला केस है प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, तो वो उतना प्रॉफिट कम या ज्यादा पिछले साल किया है गलतियों की वजह से। तो जब हम ठीक कर रहे हैं तो उसको करेक्ट अब भेज देंगे, जिससे पिछले साल की गलती ठीक हो जाएगी, क्योंकि पीएनएल एडजस्टमेंट कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नेट चेंज इन द प्रॉफिट, नेट चेंज इन द प्रॉफिट। तो वो एंट्री आप जरूर डाल सकते हैं बाय मेकिंग पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। देन इसके बाद अगला जो पार्ट आ रहा है बेटा, ये दोनों पार्ट हमारे 10+10 मार्क्स के हिसाब से 20 के है। अगला इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ बीआरएस। तो बीआरएस का क्वेश्चन आ रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनानी है ऑफ नाथ एसोसिएट्स 30 जून 2023 की। तो देखते हैं कहां से शुरू करने की बात करें, तो वो स्टार्टिंग कर रहा है, बैंक पासबुक का डेबिट बैलेंस है 25,000 ऑन 30 जून 2023। तो डेबिट का मतलब क्या हो गया सर, डेबिट का मतलब हो गया अनफेवरेबल, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट मींस फेवरेबल, डेबिट मींस अनफेवरेबल। तो हम क्या करेंगे, वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद -25। पॉजिटिव वाले में सोचने में आपका थॉट प्रोसेस उल्टा हो जाता है, मतलब आप अगर नेगेटिव को भी एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं, तो हम डेबिट है तो उसको हम -25,000 ही मेंशन कर सकते हैं। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट इज अ नेगेटिव बैलेंस, तो वो -25,000 है, ठीक है जी। अब हमें क्या बोलता है, हमें पासबुक से अब कैश बुक तक पहुंचना है बेटा। चेक वर्थ 400 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर, बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। कहता है एक चेक था 400 का, वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया कस्टमर के द्वारा, बट कोई एंट्री कैश बुक में नहीं। तो इससे क्या हो गया सर, पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, क्योंकि जब डिपॉजिट हो गया तो पासबुक का तो बढ़ गया, पर कैश बुक अभी भी कम है। तो ऐसा क्या करूं पासबुक में जिससे वो पहुंचे कैश बुक में, शुरुआत तो क्या पासबुक से हुई है ना, ये पासबुक का बैलेंस है। तो सर पासबुक का बैलेंस ज्यादा है ना, तो पासबुक का कम करना पड़ेगा। तो 400 क्या करना पड़ेगा सर, कम करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक का बैलेंस कम है और ज्यादा है तो उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा हुआ, कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं। फिर आउट ऑफ द चेक्स इशूड वर्थ 34,000, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30 जून। 34,000 के चेक्स में से 20,000 ही प्रेजेंट हुए, तो कैश बुक से तो 34 कम हो गया इशू करने में से, पर पासबुक से जो कम हुए वो 20 हुए। अभी भी कितने बचे हैं सर, 14,000 के तो अभी भी बचे हैं। तो इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस 14,000 कम दिख रहा है, 14,000 कम दिख रहा है। तो ऐसा पासबुक में क्या करूं कि जिससे वो कैश बुक तक पहुंच जाए। सर कैश बुक का बैलेंस कम है, कम है, कम है, तो पासबुक को भी कम कर दोगे ना, पासबुक को भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे 14,000 से, क्योंकि हम शुरू पासबुक से हो रहे, किससे हो रहे, शुरू पासबुक से। फिर एक चेक 4,000 का रिसीव हुआ और एंटर हुआ कैश बुक में, बट अभी तक भेजा ही नहीं बैंक को। ओ, चेक मिला और कैश बुक में एंट्री डाल दी। जनरली तो वैसे देखो चेक इन हैंड वाला भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, फिर उसमें हम नहीं बात करते, बट हम बोल रहे कैश बुक में एंट्री डाल दी। तो हमने अपनी किताब में बैंक का बैलेंस बढ़ा लिया, पर अभी तक बैंक भेजा ही नहीं, तो पासबुक का तो बढ़ा ही नहीं। वो तो भेजने के बाद भी एक्चुअली क्लियर होता है तब बढ़ता है, ठीक है ना। तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है,
तो पासबुक में क्या करूंगा सर, पासबुक का भी बढ़ा दोगे, ऐड कर दोगे बेटा, इसमें क्या आएगा, ऐड हो जाएगा 4000, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 4000, ठीक है ना। फिर चेक्स वर्थ 20,000 बैंक को भेजे थे कलेक्शन के लिए, बट द कलेक्शन वॉज रिपोर्टेड बाय द बैंक सेंटर। हमने भेजे थे 20,000 के चेक जो डिपॉजिट कराए, उन्होंने क्या बताया, कितनों की कलेक्शन पहले हो गई, 14,000 की, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही 30 जून से क्लियर भी हो गए। ये 10 जुलाई को, अरे 12, मतलब ये बाद में है, तो ये कितने के बाद में है सर, 6,000 के। सो इसके एक्सटेंड से क्या हुआ सर, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, क्योंकि डिपॉजिट कराया तो कैश बुक तो बढ़ गया, पर पासबुक नहीं बढ़ा, वो अगले महीने बढ़ रहा है, तो अभी 30 जून को डिफरेंस दिख रहा है, तो कैश बुक ज्यादा है, तो पासबुक में क्या करूंगा, पासबुक को भी बढ़ा दूंगा, कितने से, 6,000 से, पासबुक को भी बढ़ा दूंगा 6,000 से, ठीक है ना। देन अगला क्या आता है सर, अगला आता है बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट करी है 600 रुपए की, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी, कोई पेमेंट थी, तो हमने पेमेंट कर दी पासबुक, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, क्योंकि पेमेंट करने की वजह से ऑब्वियसली हमारे जो स्टेटमेंट है, हमारी पासबुक है, वहां से कम हो गया, पर कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं रही, तो पासबुक का बैलेंस कम है, क्या करूंगा पासबुक में सर, ऐड कर दूंगा हमारे पास 600 रुपए, ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक 1,600 रुपए, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे है बेटा, इंटरेस्ट बैंक हमें दे नहीं रहा, वो होता है अलाउड है, इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड, बड़ी ओवरड्राफ्ट पे चार्ज कर रहा है, तो उसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पर अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो हम क्या कर देंगे, पासबुक के बैलेंस को बढ़ा देंगे 1600। फिर बैंक चार्जेस वर्थ ₹80 हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। महान है हमारा अकाउंटेंट, या तो डालता ही नहीं, डालता है तो दो दो बार डाल देता है जी, क्या करे, तो 80 रुपीज के बैंक चार्जेस 2 बार डाल दिए, तो एक बार जो डाले वो तो सही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जब दूसरी बार डाले तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया जी, कम हो गया, तो पासबुक का क्या करूंगा सर, पासबुक का भी कम कर देंगे, 80 से कम कर दिया। जबकि इंश्योरेंस चार्जेस 70 के डायरेक्टली बैंक ने दिए, वो अभी तक नहीं डाला, और दिस इज सिमिलर टू आपका 6 पॉइंट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस कम हो चुका है, क्योंकि जब इंश्योरेंस की पेमेंट करी तो पासबुक का कम हो गया, अभी तक कैश बुक में डाला नहीं, तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर हम अपने पास में बढ़ा देंगे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो हम ऐड कर देंगे, हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फिर कह रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है बाय 2,000 रुपीज। सर इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो बेटा ये समझो, कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या रिफ्लेक्ट करती है सर, कैश बुक है जिसमें आपका बैंक अकाउंट बन रहा है, तो डेबिट साइड कौन सी होती है सर, रिसीट साइड, क्रेडिट साइड कौन सी होती है, पेमेंट साइड। मान लो आपका डेबिट का टोटल जो है वो 1,00,000 है, और जो आपने क्रेडिट का टोटल किया वो 40 किया, तो आपका जो बैलेंस है बेटा वो तो 60 आ रहा होगा ना, लेट से मैं कहता हूँ, आपका अगर डेबिट 1,00,000 था और क्रेडिट 40 है, और आपने 60,000 बैलेंस है, अब मैं कहता हूँ, यहां समझो मेरी बात को, अब मैं कहता हूं इसमें से जो क्रेडिट साइड है, मतलब पेमेंट साइड है कैश बुक की, वो अंडर कास्ट से, वो कम है, 2,000 से कम है, तो उसका टोटल में आपने कम करा, तो ये 40 नहीं होना चाहिए था, 42 होना चाहिए था, क्योंकि हमने कम डाली है। अगर आप पेमेंट साइड बढ़ाओगे, अगर आप पेमेंट साइड बढ़ाओगे, क्योंकि वो अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट का मतलब कम है, तो आप उसे अगर बढ़ाओगे तो क्या आपका बैलेंस कम हो जाएगा 2,000 से, यस सर, हमारा बैलेंस 58 आ जाता, तो ये डिप हो गया 2,000 से, तो हमारा इसकी वजह से, हमारे अंडर कास्ट की वजह से, मुझे बताएंगे, हमारा अंडर कास्ट की वजह से, क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है, तो हमारे पास में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, मुझे बताएंगे अभी क्या दिख रहा होगा, क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है बेटा, तो मेरा अभी जो बैलेंस है, अभी जो बैलेंस है बेटा, हम अगर बात करें तो बढ़ाने पे बात होगी ना, अभी तो हमारे पास क्या है, अभी तो हमारे पास में वो अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट का मतलब अगर मैं बोलता हूँ ये तो गलती में ठीक करने की बात करो ना, मैं कहता हूं अंडर कास्ट का मतलब है आपने कम लिखा हुआ है, आपने कम लिखा हुआ है, तो कम लिखने की वजह से क्या होगा, ये सही था, आपने लिखा है 38, ठीक है जी, और तो बैलेंस कितना है 62, तो आपका कम लिखने की वजह से पेमेंट साइड में वैल्यू ज्यादा दिख रही है, मतलब वो तो सही करने पे बात आ जाएगी ना, तो मैं अल्टीमेटली दोनों पॉइंट आपके साथ बात कर रहा हूं। अभी क्या है, अभी हमने कम टोटल की है, टोटल कम करने की वजह से क्या होगा सर, लिखना था 40, लिखा है 38, बात ये हो रही है, होना चाहिए था ये, गलत है ये, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना, होना चाहिए था 40 तो आता 60, अब हमारा अंडर कास्ट है मतलब कम है, तो कम का मतलब 38 है,
तो उसकी वजह से बैलेंस क्या होगा, ज्यादा दिख रहा होगा। तो कैश बुक ज्यादा दिख रही है तो पासबुक में क्या करूंगा, पासबुक भी बढ़ा दूंगा, पासबुक भी बढ़ा दूंगा। तो आपके पास में 2000 से बढ़ा दिया जाएगा। तो यहां पर में वी कैन सी कि आपके पास में क्या आ रहा है बेटा बैलेंस। तो 25,000 है, 400 है, 14,000 है, 80 है, 4,000 और 6,000 है, 600 है, 1,600 है, 70 है और 2,000 है। तो 25,210 नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्या रिफ्लेक्ट करेगा सर, कैश बुक का अनफेवरेबल, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस, दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो अगर आप चेक करेंगे इन योर आंसर, तो 25,210 ही हमारा है, 25,210 ही यहाँ पे आ रहा है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा बस इंस्टीट्यूट का दिखाने का जो तरीका होता है, मतलब जो हमने अप्रोच किया वो कर लो, आपने ये करनी है कर लो। इसमें बस दिक्कत क्या आती है, आप ओवरड्राफ्ट को भी वो पॉजिटिव लिखते हैं तो आपका थॉट जो होता है उसमें डिफरेंट हो जाता है, वो ऐड और लेस का सिंबल का। अगर आप थॉट एक रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थॉट एक आपको बस बीआरएस के चैप्टर में क्या करना है, हमेशा जब समरी की बात करते तो बेटा यही चीज है, एक आपको देखना है उस ट्रांजेक्शन से चार ही चीजें हो सकती है, या कैश बुक का ज्यादा हुआ होगा, या कैश बुक का कम हुआ होगा, या पासबुक का ज्यादा हुआ होगा, या पासबुक का कम हुआ होगा। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि आप शुरू किससे कर रहे हो, कैश बुक से कर रहे हो कि पासबुक से कर रहे हो, तो उसमें जो चेंज करोगे उससे दूसरे तक पहुंचना है। वही सिनेरियोस बनता है। अगर वो थॉट क्लियर है तो हमें कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आती। बाकी अगर आप इस अप्रोच से कर जाते हो, इस अप्रोच से कर लीजिए। अगर आप माइनस ही करके लिखते हो तो उसमें कंफ्यूजन नहीं आती, मतलब वो नॉर्मल थॉट चलता है आपके पास। अदरवाइज आपको रिवर्स थॉट अपना लगाना पड़ता है। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, दोनों सही है, आप बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है ना। देन इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या आ रहा है सर, राम ऑफ लखनऊ, ये हमारा कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आ रहा है बेटा। किसका, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी। राम ऑफ लखनऊ ने कंसाइन करा टू शिव ऑफ जयपुर को, शिव ऑफ जयपुर को गुड्स भेजे जा रहे टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 125% ऑफ कॉस्ट। तो 100 की चीज 125 पे दी जा रही है इनवॉइस प्राइस। शिव को कमीशन मिलेगी 10% सेल्स पे एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस प्राइस रिलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस। जितने पे इनवॉइस प्राइस पे दोगे उसका 10% और उससे ऊपर पे जितना दोगे उसका 25% देंगे। एक्सपेंसिस फ्रेट इंश्योरेंस के जो राम ने करे 15,000 करे। अकाउंट सेल्स जो मिली वो पता चला कि शिव ने सेल्स इफेक्ट करी है कितने की, 1,50,000 की इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। एक्चुअली में उसने जो सेल करी है वो 75% स्टॉक बेचा है, 75%, और वो कितने में सेल किया, 1,50,000 में। उसके सेलिंग एक्सपेंसेस जो है जो रीइंबर्स करे जाने हैं वो है 12,000। तो उसका सेलिंग एक्सपेंस का भी खर्चा वो भी पेमेंट करनी है। 10% गुड्स जो है 18,750 के भी डिस्ट्रॉय इन अ फायर एट अ जयपुर गोडाउन। तो उसके गोडाउन में जाके, उसकी प्रीमिसेस पे जाके एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, जो हमारे पास वैल्यू दी गई है। उसने बाकी बैलेंस भेज दिया है राम को। हमसे कह रहा है बनाइए कंसाइनमेंट अकाउंट राम की बुक्स में अलॉन्ग विद द नेसेसरी कैलकुलेशन। क्वेश्चन बार बार इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी गिवन है, वैसे ही बहुत बार किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं, और इसमें वर्किंग नोट्स जो होते हैं जैसे इंस्टीट्यूट देता है वैसे कर सकते हैं, आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, जो हम बच्चों के साथ जनरली क्लास के अंदर में बात करते हैं। यहाँ पर एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसने ये नहीं बताया कितनी कॉस्ट का स्टॉक भेजा जा रहा है या कितनी इनवॉइस वैल्यू का भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर में जो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, हिंट पॉइंट वो क्या है, वो है 10% जो है गुड्स उनकी वैल्यू 18,750 है वो डिस्ट्रॉय है। तो ये जो वैल्यू है ये हमें मदद कर रही है कि अगर 10% की वैल्यू 18,750 है तो 100% की कितनी हुई, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो 18,750 डिवाइडेड बाय 10%। वैसे जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आएगी ना, ध्यान से सुनना, एक तो वो कॉस्ट पे आएगी और दूसरा उसमें खर्चे भी ऐड होंगे, कंसाइनर के या कंसाइनी के नॉन रेकरिंग, ठीक है ना। बट ये जो यहाँ पे वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है इनवॉइस वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन में, और दूसरा ये विदाउट एक्सपेंसेस है, दूसरा ये विदाउट एक्सपेंसेस है। तो हमारे पास बेटा 18,750 डिवाइड बाय 10% करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी सर, वो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी दैट इज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो वो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू आएगी निकल के विच इज 18,750 डिवाइड बाय 10%। तो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 187,500। सर क्या ये 125 के एंगल से, यस। तो अगर कॉस्ट 100 है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने चीज कितने में भेजी है, 125 में। तो सर 25 की तो लोडिंग हो गई, हमने 25 एक्स्ट्रा दिया है, दिस इज लोडिंग। तो अब इस लोडिंग को अलग कैसे करें, 100 पे लगा के देखना है कि 125 के देखना है, सर ये 125 रुपए है,
इसमें से 25 कैसे अलग करें, 25 है 125। तो आप अपने पास बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डालेंगे 187,500 का 25/125, 25/125, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 37,500। तो ये हमारी लोडिंग, ताकि वो नेट में रिफ्लेक्ट कॉस्ट ही कर रहा है। प्रेजेंटेशन वाइज ऑलवेज इनवॉइस वैल्यू लोडिंग। फिर उसने आगे बोला था बेटा कि हमारे पास कमीशन की तो चर्चा लगाएगी, खर्चे दिए थे, तो खर्चे जो दिए थे वो एक्सपेंसेस फ्रेट इंश्योरेंस का कितना है 15,000, और उसके भी कुछ खर्चे थे, तो सेलिंग एक्सपेंस थे कंसाइनी के 12,000, तो खुद के है 15, दूसरे के है 12, तो उन दोनों वैल्यूज को मैं डाल सकता हूँ यस। तो 2 कैश या 2 बैंक 15,000 खुद के खर्चे, और 2 शिव उसके खर्चे 12,000। ठीक है जी। फिर हमारे पास सेल्स की वैल्यू बड़ी डायरेक्टली गिवन है, तो सेल्स की वैल्यू सीधा दी हुई है, सेल्स उसने करी है 1,50,000 की, बेचा है 75% स्टॉक, तो बाय आपके पास में कंसाइनी सीधा आ जाएगा, जो हमने उससे सेल्स के पैसे एक तरीके से लेने 150। अब मुझे जो मेजर चीज़ें बतानी है वो बतानी है एबनॉर्मल लॉस, मुझे कमीशन बतानी है, और साथ के साथ क्लोजिंग स्टॉक, बस ये 3 चीज़ें रहेगी। तो पहले हम कमीशन की बात कर लेते हैं। अब बेटा कमीशन कैसे निकलेगा, हमने कमीशन पे कंडीशन लगाई है, हमने बोला है मैं तुम्हें 100 की चीज़ 125 में दे रहा हूँ, मतलब उसको नहीं पता, हम अपने एंगल से बात कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर में हम जो कमीशन निकालेंगे वो निकालेंगे 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस। जितना तुम इनवॉइस प्राइस के एंगल से दोगे उसका तो मैं 10% दूंगा, मतलब 125 के एंगल से, और जितना तुम उससे ऊपर में बेचोगे उसका मैं 25% दूंगा। दिस इज द कमीशन, 10% ऑन इनवॉइस, 25% जितना एक्सेस है। तो अब यहां पर मैं सवाल उठ के आया, सर कैसे पता करें कितना इनवॉइस प्राइस है, तो बेटा हिंट दिया है, उसने बोला 75% स्टॉक बेचा है, एक्चुअली में 1.5 लाख में बेचा है, पर इसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी है सर, टोटल इनवॉइस वैल्यू थी 187,500, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू थी, इसका 75% रिफ्लेक्ट करेगा उस गुड्स की इनवॉइस वैल्यू जिन्हें बेचा। तो 187,500 का बेटा आपके पास में 75% आपने देखना है, वो आया 14065, और इतने को उसने 1.5 लाख में बेचा है, मतलब इतनी इनवॉइस वैल्यू के गुड्स को। तो इतने तक की वैल्यू पे तो 10% है, इसे हम ओवर राइडिंग कमीशन के नाम से बोलते हैं। ये आपकी आ रही है इतनी, इससे ऊपर जितना है मतलब इसका डिफरेंस, उसका हमने दे रहे हैं 25%, तो दैट कम्स आउट टू योर कमीशन। आप अपने पास में राउंड ऑफ करके लिख देंगे तो 16406 निकल के आ जाएगी। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ द कमीशन जो बनती है, जो कमीशन बनती है 16406। तो टू शिफ्ट कमीशन के नाम पे आ जाएगा, जो कंसाइनी का 16406। अब हमारा क्या रह गया सर, अब नॉर्मल लॉस, और हमारे पास रह गया बेटा क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर मैं जनरली हम एक टेबुलर अप्रोच भी अपने पास फॉलो कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं कन्वीनियंट हो जाती है, तो आपको अलग अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाने पड़ते। अल्टीमेटली क्या होता है आपके लिए, एक ही से आपके पास सारा काम हो जाता है, ठीक है ना। तो वो मैं टेबल फॉर्म आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बेटा, बाकी आपने अगर इंस्टीट्यूट का जैसा वो तो आपके सामने यहाँ सॉल्व ही है, तो पर्टिकुलर्स नंबर हमारे पास में हम यूज कर सकते हैं। देन इज यहाँ पे इनवॉइस प्राइस मेंशन्ड है, और एक कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने डाला गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, नंबर मैं इसलिए लिख रहा हूं, वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी मेंशन कर रहा हूं कंसीडरिंग 100 है। तो मान लीजिए वो 100% स्टॉक था, उसकी वैल्यू कितनी थी 187,500, और कॉस्ट कितनी है सर इसके अंदर ना 37,500 की लोडिंग थी ना, तो कॉस्ट कितनी हुई सर 187,500 माइनस 37,500, तो 1,50,000 कॉस्ट आ जाएगी अगर आप लोडिंग को हटा देंगे। प्लस क्या ऐड करने हैं, कंसाइनर के खर्चे। तो कंसाइनर के खर्चे किस चीज के थे सर, वो थे 15,000 के, जो फ्रेट वगैरह का खर्चा था, तो 15,000 ऐड हो जाएगा। तो यानी कि 100% गुड्स की जो इनवॉइस वैल्यू बनती है एक बार के लिए, वो बनती है ये वाली, और कॉस्ट आ गई है 165, और ये बन गया 187,500 प्लस 15,000, दैट इज 202,500। लॉस रास्ते में नहीं है, अगर कोई लॉस रास्ते में होता तो हम पहले उसका इफेक्ट देते। कोई कंसाइनी नॉन रेकरिंग खर्चा है सर, वो भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपका सेलिंग एक्सपेंस है, तो वो भी नहीं ऐड हो रहे। ना कोई रास्ते में लॉस है, ना कंसाइनी के कोई नॉन रेकरिंग खर्चे। अब हमारा सीधा क्या आ गया, एबनॉर्मल लॉस। तो हमने जो गोडाउन में जाके हुआ, और वो कितने परसेंट का हुआ सर, 10% का, तो 10 माइनस हो गया।
तो यूनिटरी मेथड लग गया भाई। 100 की अगर इतनी है तो 10 की कितनी हुई सर, इतनी इनवॉइस वैल्यू हुई और इतनी कॉस्ट होगी। तो हमारे पास बचे हुए 90 की आ जाएगी। कितनी कितनी आ गई 182 250 और 165 माइनस 16500 148 500। अब इसमें से हमने सेल कितना कर दिया 75% बेचा था, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग मतलब क्लोजिंग स्टॉक 15। आपने 100% के एंगल से लेना वो भी कर सकते हैं, मैं बचे हुए के एंगल से ले लूंगा। ये मदद हमेशा मार्को करता है। अब नॉर्मल लॉस को भी निकालने में, क्लोजिंग स्टॉक को भी निकालते हैं, आपको अलग अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, एक टेबुलर फॉर्म में हो जाता है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक का कैसे निकालेंगे सर, क्लोजिंग स्टॉक की दोनों चीजें हम बता सकता हूँ, मैं इनवॉइस प्राइस भी बता सकता हूँ। इनवॉइस प्राइस कैसे आएगी, तो इनवॉइस प्राइस आएगी 182 250, अगर 90 की है तो बचे हुए 15 की कितनी हुई। या आप 202 500 से भी कर सकते थे, मतलब आप अगर ये भी करते 202 500 अगर 100 की है, क्योंकि उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा पर नॉर्मली पड़ जाता है, तो 10 आपके पास में 15 की कितनी है, वो भी एक ही बात है। आप जैसे मर्जी कर लीजिए, उससे भी आपके पास सेम ही आएगा। तो 18250 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 15, तो 30375 आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप जैसे मर्जी, पर ये क्या आ रही है उसकी इनवॉइस प्राइस। क्या हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, यस सर हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है, पर वो नेट में आप देखेंगे अकाउंट में सेम आएगा, नेट में अकाउंट में सेम आएगा। तो 148 500 के एंगल से अगर आप चलोगे या इसके एंगल से चलोगे, जैसे मर्जी चल लो, या इसका सीधा 15% कर दो या उसके से कर लो, तो आप अगर इसके एंगल से करते हो तो क्या करते 148 500, मतलब अगर मैं कॉस्ट के एंगल से देख रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट तो 90 की अगर इतनी है तो 15 की कितनी हुई, तो वो बनती बेटा आपके पास में 24 750। अभी भी अगर आपके गुड्स कॉस्ट पे जाते ना तो वो ये वैल्यू निकल के आती है, अभी भी नेट में यही दिखेगा, पर वो दो अलग अलग दिखता है। कंसाइनमेंट स्टॉक अलग दिखता है और लोडिंग अलग आती है स्टॉक रिजर्व, उनका नेट यही बनेगा, उनका नेट यही बनेगा, ठीक है ना। सर ये हमने कॉस्ट का कॉलम क्यों बनाया बेटा, कॉस्ट का इसलिए बनाया क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ने तो कॉस्ट पे ही आना है, क्योंकि उसके हम अल्टीमेटली ऐसा थोड़ी ना है कि जो लोडिंग है वो हम अलग से दिखाते हो, तो दिखाते हैं इसलिए कॉस्ट पे, बाकियों की तो हम लोडिंग डाल के उसी भी कॉस्ट पे ले आते हैं दूसरी साइड पे डाल के। तो 16500 हमारे पास में क्या आ जाएगा, 16500 हमारा एबनॉर्मल लॉस आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर आप देखेंगे 30375 आया था, और उसकी लोडिंग कैसे निकल सकती है सर, टोटल के ऊपर अप्लाई कर दो ना, सबसे आसान है, टोटल के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगी। तो वो हमारे पास में क्या है 37 500, अगर 100% गुड्स की थी तो बचे हुए 15% गुड्स की कितनी है, तो 37 500 इंटू 15% विच इज 5625। इफ यू सी द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, तो वो कॉस्ट ही आएगी। तो अल्टीमेटली अकाउंट में वही जा रहा है 30375 माइनस 5625, क्या वो 24 750 हमारे पास में ही आ रहा था, यस सर वही कॉस्ट आ रही थी। जिसे 148 500 के एंगल से भी कर सकते थे, 165 का भी 15% करते सीधा आ जाता। तो नेट वही आएगा जिसे आप क्रॉस, इसलिए मैंने कॉस्ट का कॉलम वैसे तो एबनॉर्मल लॉस तक तो बनाना अनिवार्य है, बट उसके बाद वाला बना के आप टैली कर सकते हैं अपना, ठीक है ना, आप टैली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा नेट लॉस निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर, जो पीएनएल में चला गया 2156, जो पीएनएल में चला गया 2156। तो इसके साथ में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट ने नॉर्मल तरीके से हमारे पास करता है, अब नॉर्मल लॉस का अलग से उसे कॉस्ट पे लेके आने की बात कर रही है, ठीक है ना। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक वगैरह की लोडिंग की बात करें, वैसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऐसे आप ऐसे कर लीजिए। मैंने फिर भी एक ऑल्टरनेटिव आपको तरीका दिखाया, टेबुलर अप्रोच, जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली प्लस माइनस करके अपने यूनिटरी मेथड लगता रहता है और ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एवरेज ड्यू डेट का है, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है मिस्टर बॉस्को एंड मिस्टर बेन की फॉलोइंग कुछ म्यूचुअल डीलिंग्स हुई है, उन्होंने अकाउंट सेटल करने की बात करी एवरेज ड्यू डेट पे। तो ये बायलैटरल ट्रांजैक्शंस का है, क्योंकि यहाँ परचेज करी गई है बॉस्को के द्वारा बहन से, और कुछ सेल्स भी करी गई है बॉस्को के द्वारा बहन को। तो 3 परचेज है 3 सेल है। असर्टेन करो एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट 6 जनवरी लेना। बेटा अगर क्वेश्चन ने बेस डेट दे दी तो उसी को लेना, वरना अर्लीस्ट को ले लेते हो। वैसे यहाँ पे अर्लीस्ट भी वही है। क्या यहाँ क्रेडिट पीरियड दिया है, नो सर क्रेडिट पीरियड नहीं दिया। तो बेटा जब आपको क्रेडिट पीरियड नहीं दिया तो अल्टीमेटली जो ट्रांजेक्शन डेट है वही ड्यू डेट होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
तो इन्फॉर्मेशन को जब कॉपी पेस्ट किया तो ये तीनों आपके पास में डेट्स आ गई जो आपके पास में परचेज करे और ये तीनों जो सेल करे, और ये तीनों अमाउंट्स भी आ गए। अब हमने बेस डेट क्या लेनी है, 6 जनवरी लेनी है, और ये दो एक तरीके से मान के लो सेपरेट टेबल है, परचेज का अलग है, सेल का अलग है। परचेज का अलग है, सेल का अलग है। अब दोनों को अलग अलग करना है, और क्वेश्चन के लिए दोनों के लिए बेस डेट एक ही होती है, अलग नहीं। यहां वैसे भी दोनों में अर्लियर 6 आ रही है, तो अब हमने 6 जनवरी से डेज काउंट करने हैं ड्यू डेट्स तक। तो ये पहले वाला तो 0 ही आ गया, फिर 6 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक काउंट करने, 2023 है तो ध्यान रखना कि अगर फरवरी से आगे जाओगे तो हम 28 ही आएंगे, ठीक है ना, लीप ईयर नहीं है। 27 बैठेंगे, 84 बैठेंगे, इफ यू काउंट द डेज वो इतने इतने आ जाएंगे, 0, 62, 73 फ्रॉम 6 जनवरी टू द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, अपना कैलकुलेटर का काम है वो, तो कैलकुलेशन करी, आपने अमाउंट निकाल लिया, टोटल करा। अब क्या करते हो सर, हम अपने पास में नॉर्मल अप्लाई करते हैं फॉर्मूला विच इज बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो एक्चुअली में हम जब यहाँ पे बोलते हैं, एक तरीके से हमारा आंसर क्या होता है सर, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो अब डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2436 माइनस 1853, 583 आया। डिफरेंस ऑफ अमाउंट क्या है, 108 माइनस 95, 13,000। तो इनको डिवाइड किया, ये बनेंगे बेटा 45 डेज जो अप्रोक्सीमेट करके आ रहे हैं, और इसमें किस में ऐड कर देंगे, 6 जनवरी में। तो व्हेन यू ऐड इन 6th ऑफ जनवरी प्लस 45 डेज, तो यू विल गेट योर आंसर 20 फरवरी। बेटा बायलैटरल ट्रांजैक्शन में 20 जनवरी में मत छोड़े प्लीज, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिख दे ऑलवेज कि इस 20 जनवरी को क्या होगा। तो 20 जनवरी को कौन किसको पैसे देगा या किसको किससे मिलेंगे, तो 20 जनवरी को बॉस्को को पे करने पड़ेंगे बैंक को 13,000 नेट। तभी तो हमारी एवरेज रेट है कि अगर इस दिन सेटल कर दोगे, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी को कोई इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा, जिससे अकाउंटिंग का सेटल हो जाएगा, अकाउंटिंग का खत्म हो जाएगा। तो ऑलवेज मेक इट श्योर कि बायलैटरल ट्रांजैक्शन परचेज सेल दोनों है या बीआरबीपी है दोनों, तो उस केस के अंदर में आप नेट कंक्लूजन जरूर बताए किसने किसको पैसे देने हैं, जिससे उनका अकाउंट सेटल हो जाएगा। उस तारीख को क्या होगा तो वो नेट अमाउंट करके आएगा, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है अकाउंट करंट से रिलेटेड, 5 मार्क्स का, ये भी जो इसमें दिया गया। फॉलोइंग आर दी ट्रांजैक्शन जो हो रही है पी और क्यू के बीच में ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 22 टू 31 मार्च 23। ट्रांजैक्शन दे दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कौन अकाउंट बना रहा है, किसका बना रहा है, क्योंकि उसके एंगल से देखना जरूरी है। तो ड्रॉप एन अकाउंट करंट अप टू 31 मार्च टू बी रेंडेड बाय पी टू क्यू, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% और उसे नियरेस्ट रुपी पे कर देना, मतलब लास्ट में जब इंटरेस्ट आएगा तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी कर देना, वरना आप 2 डेसिमल तक दिखा सकते हैं, नॉर्मल कोर्स में यहाँ बोल ही दिया उसने। कौन किसको रेंडर कर रहा है, पी क्यू को बना के दे रहा है, तो बुक्स किसकी है, पी की, वो किसका अकाउंट बनाएगा, क्यू का। पूरे क्वेश्चन में जिसकी बुक्स है उसके एंगल से सोचोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो पी बना के दे रहा है तो पी के एंगल से सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है कि बेच रहा है, पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं, पैसे आए हैं, पैसे गए हैं, बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया, जो भी है। तो बुक्स है पी की आपके पास में इस क्वेश्चन में, ठीक है जी, और वो किसका अकाउंट बना रहा है, क्यू का। तो क्यू इन अकाउंट करंट विद पी, क्यू इन अकाउंट करंट पी। अब ट्रांजेक्शन में डालते थे ना, बाकी तो मैथमेटिकल है, गलती तो आपकी ट्रांजेक्शन में हो जाती है, फिर मैथमेटिकल का तो मुद्दा ही नहीं उठता ना। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को बैलेंस ड्यू टू पी बाय क्यू, तो बैलेंस ड्यू टू पी बाय क्यू का मतलब क्यू ने पैसे पी को देने हैं, क्यू ने पैसे पी को देने हैं, तो यानी कि पी के एंगल से क्या है, पी को पैसे मिलने हैं क्यू से। तो पी के लिए क्यू क्या हो गया, डेटर हो गया, पी के लिए क्यू क्या हो गया, डेटर हो गया। तो वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डालेगा, 1 अक्टूबर को डेज 182 आएंगे, और यहाँ पे सिंस ये ओपनिंग बैलेंस है तो 1 अक्टूबर भी काउंट होगा, ट्रांजेक्शन नहीं है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक दिन काउंट करोगे तो 182 आएंगे, अमाउंट से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया, है ना। देन अगला है गुड्स बेचे है पी ने क्यू को, तो पी क्या कर रहा है, सेल, तो एंट्री क्या डालेगी, क्यू टू सेल्स 18 अक्टूबर को। तो 18 अक्टूबर को बेटा क्यू टू सेल्स हुआ, डेज आएंगे 164, अमाउंट दिया, प्रोडक्ट आ जाएगा। मेन तो ट्रांजेक्शन है, वो गलत साइड डाल दी प्रॉब्लम, और दूसरा फिर डेज है वो मैथमेटिकल काम है, ठीक है ना। देन इसमें क्या 18 अक्टूबर काउंट करते हो, सर 18 अक्टूबर के बाद से तो 18 डेज कम हो गए इफेक्टिवली, ठीक है ना, जो ऊपर आया था। फिर 16 नवंबर है, गुड सोल्ड बाय क्यू टू पी, इनवॉइस 26 नवंबर, तो अब यहाँ ड्यू डेट 26 नवंबर लोगे। अब क्यू ने पी को बेचे तो पी ने क्या करे, खरीदे है, तो बाय परचेज हो जाएगा 4000 से, ड्यू डेट 26 नवंबर है, तो हम डेज कब से काउंट करेंगे, 26 नवंबर से काउंट करेंगे 31 मार्च तक, तो दैट कम्स आउट टू 125 डेज इफ यू चेक, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा। अगला अगेन
गुड सोल्ड बाय क्यू टू पी, अगेन इनवॉइस डेट 17 दिसंबर 7 दिसंबर को, तो अगेन ड्यू डेट क्या है 17 दिसंबर। डेज कहां से काउंट करेंगे 17 दिसंबर से बेटा। तो हमारे पास अगेन ये हमारे लिए परचेज है, बाय परचेज 17 दिसंबर से काउंट करने 104 डेज आएंगे, 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 आ जाएगा। कॉलम्स आगे पीछे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब मैं डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट वहीं आ जाता है। आप पहले अमाउंट लिख दो फिर डेज लिख के प्रोडक्ट लिख दो, आप पहले डेज लिख दो फिर अमाउंट लिख के प्रोडक्ट लिख दो, वो उतना चल सकता है आपके फॉर्मेट में, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देन जनवरी 3 को प्रोमिसरी नोट दिया पी ने क्यू को 3 महीने का, प्रोमिसरी नोट है, बीआरवीपी की बात नहीं कर रहा, यूज बीआरवीपी करते हो, पर प्रोमिसरी नोट कौन देता है, जिसने पैसे देने हैं। बीआर वो बनाता है बेटा जिसको पैसे मिलने हैं, दूसरा तो एक्सेप्ट करके भेजता है, तो जो दे रहा होता है वो बीआर होता है, उसके लिए बीपी होता है दूसरे। प्रोमिसरी नोट पर वो देता है जिसने पैसे देने हैं, वो प्रॉमिस कर रहा है ना मैं पैसे दूंगा इतने महीने के बाद तुम्हें इतने अमाउंट जो दूंगा, बेटा इसके लिए कौन दे रहा है, पी दे रहा है, तो जो दे रहा है उसके लिए लायबिलिटी है, उसके लिए बीपी हो गया, तो वो एंट्री क्या डालेगा क्यू टू बीपी, क्यू का डाल रहा होगा बीआर टू पी। अकाउंट किताब में बीआर बीपी यूज करते हो, बट प्रोमिसरी नोट वो देता है जिसने पैसे देने, तो एंट्री बनी क्यू टू बीपी। 3 जनवरी को टू बीपी 3 महीने का है, तो 3 जनवरी में 3 महीने सर 3 अप्रैल प्लस 3 दिन ग्रेस के 6 अप्रैल। अब यहां पे तो 31 मार्च के आगे चली गई, इसलिए क्या आ गया -6 आ गया, रेड इंक वाला आ गया तो -30 हो गया। वैसे ही सिर्फ 6 और 30 को अगली साइड पे लिख सकते हो ऑपोजिट में, पर उसमें आप गलती कर सकते हो, तो नेगेटिव लिखना बेटर होता है ऑलवेज, ठीक है ना। नहीं तो अमाउंट इधर पड़ा है, प्रोडक्ट दूसरी साइड पड़ा है, गलती हो जाती है, उसी साइड लिख दो ब्रैकेट में, ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। अगला कैश दिया पी ने क्यू को, तो पी ने क्यू को कैश दिया तो Q2 कैश हो जाएगा, टू कैश, अमाउंट है 1000, डेज 55 आएंगे, उसमें तो सेम डेट है, उसमें कोई ड्यू डेट की जरूरत नहीं है। फिर गुड सोल्ड करे पी ने क्यू को, अगेन 2 सेल्स 21 मार्च को, तो 2 सेल्स आ गया 4300, 10 डेज आ गया 43,000, 21 मार्च से 31 मार्च। और लास्ट क्या है, गुड सोल्ड करे क्यू ने पी को, तो ये परचेज हो गई, क्या हो गई परचेज हो गई बेटा। 28 मार्च, इनवॉइस डेट पर 8 अप्रैल है, तो ड्यू डेट तो 8 अप्रैल है, अब 31 मार्च का, यानी कि फिर से -8 डेज आ जाएंगे, तो बाय परचेज -8 डेज करके ये भी रेडिंग वाला हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव हो गया। अब क्या करते हैं सर हम पहले ना प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस करते हैं बेटा, किसको, प्रोडक्ट कॉलम को, और चेक करेंगे किस साइड आ रहा है, तो वो इस साइड आ रहा होगा, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 181,600। अब क्योंकि डेबिट साइड हायर है तो उस साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट हमने जो चार्ज करना है, तो वो कैसे निकलेगा, रेट डिवाइड बाय 365, तो 2 इंटरेस्ट आ जाएगा, ये एंट्री डल रही है, अमाउंट इंटू रेट इंटू 1/365, क्योंकि डेज की कंप्यूटेशन थी, तो वो डेसिमल में आ रहा होगा, आप चेक करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट 50 हो गया, क्वेश्चन ने बोला भी है नियरेस्ट टू बी, तो वो 2 इंटरेस्ट की एंट्री डल जाएगी 50 की, और फाइनली अकाउंट क्लोज हो जाएगा 2 बैलेंस कैरिड ऑन या बाय बैलेंस कैरिड ऑन, वो हमारा बाय बैलेंस कैरिड ऑन आ रहा है 5650, चेक करेंगे तो बाय बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बोलता है कि लास्ट डे पर वो सेटल कर रहे हैं, वर्ड बोलते हैं बाय मीन्स ऑफ चेक या कैश, तो अब वो बाय बैंक बाय कैश करके लिख देंगे, वो अगर क्लोज करने को कहता है कि वो सेटल कर रहे हैं तो ऐसा करके आना है, तो ऐसा करके आना है, ठीक है ना। तो इसके साथ में जो ये वाला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा था थर्ड, वो आपका पूरे का पूरा एंड टू एंड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पूरे का पूरा एंड टू एंड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट पेपर को करके जाना बहुत जरूरी है, एक आइडिया लगता है, चीज का पता चलता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपको क्लैरिटी मिलती है और सारी चीजों की, आप जो सीखे थे उसको अप्लाई कर रहे हैं, एंड प्लीज मेरे साथ साथ आराम से समझ जाएंगे, एंड कुछ दिनों की बात है यार, कुछ दिनों की बात है, प्लीज हिम्मत नहीं हारेंगे, लगे रहेंगे डटे रहेंगे, यही तो वो आपका सपना है सीए करने का जो आप चाहते हो, तो ये वो दिन है, वो आने ही थे। कई बार हमें लगता है कि हम छोड़ देते हैं सर, अब रहने देते, हमसे हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, बेटा हम सोचते 6 महीने बाद कर देंगे, वो फिर से यही चीज होनी है, 6 महीने बाद जाके जब 8-10 दिन रह जाएंगे पेपर के लिए, फिर हमारे पास टेंशन होगी, जैसे जैसे पेपर आएंगे वो एग्जाम का प्रेशर आता ही आता है, बट दैट इज द थिंग जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो वो मोमेंट है उसके हमने अपने पास डरना नहीं है, हमने लड़ना है, और हमने डटे रहना है, हमने भागना नहीं है, हम हिम्मत रखेंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पेपर देके आएंगे, और अपने पास सीए फाउंडेशन को क्लियर करके दिखाएंगे, ठीक है ना। यस सर, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, नाउ इंदर, अनिल एंड पवन, तो 3 लोग पार्टनरशिप में, इनके बीच में प्रॉफिट लॉस की रेशियो इक्वल है। पवन की डेथ हो गई 30 जून 2023 को, तो मृत्यु हो गई जी, डेथ हो गई, बहुत दुखद बात है। अब बैलेंस शीट दे रहा है आपको, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, तीनों की कैपिटल है, बाकी एसेट साइड है। कहते हैं अब जब हमें बैलेंस पता करना था कि पवन को कितना देना है, क्योंकि डेथ होगी, तो म्यूचुअली एग्री किया कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ रिवैल्यूएशन है, कुछ एडजस्टमेंट्स की बात है, तो लैंड बिल्डिंग को वैल्यू किया 175,
डेटर सारे गुड है तो प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक की वैल्यूएशन करी 13,500, तो तीनों रीवैल्यूएशन रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। अगला कह रहा है गुडविल को वैल्यू करना है, 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स। और पवन का जो गुडविल है वो एडजस्ट कौन कौन करेंगे, ऑब्वियसली बचे पार्टनर, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इंदर एंड अनिल। पवन का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 1 अप्रैल से टिल डेट ऑफ डेथ, क्योंकि डेथ हुई है 30 जून को बेटा, और साल पिछला खत्म हुआ था 31 मार्च को, तो वो 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट आना है, 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट आना है, जिसके लिए हम पीएनएल सस्पेंस यूज करते हैं। वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। वो सिर्फ पिछले 3 साल की एवरेज लेंगे, गुडविल के लिए पिछले 5 की, प्रॉफिट के लिए पिछले 3 की, ठीक है ना। प्रॉफिट के लिए जो पिछले 5 सालों के वो दे दिए हमारे पास, एंडेड 31 मार्च है बेटा, ये 1 मार्च नहीं है, वो गलती लिखा हुआ है 31 मार्च है, क्योंकि साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। ये 5 सालों के प्रॉफिट दे दिए, जिसमें गुडविल के लिए 5 का लेंगे, प्रॉफिट के लिए 3 ही लेंगे। कह रहे हैं हमें बना दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के 1 जुलाई को। तो हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल, बैलेंस शीट नहीं मांगी, बैलेंस शीट मांगी। तो रिवैल्यूएशन में क्या क्या डलेगा सर, रिवैल्यूएशन तो बड़ा आसान है। रिवैल्यूएशन में 3 ही चीजें आ रही है, लैंड बिल्डिंग 150 का दिख रहा है 175 सर, वैल्यू बढ़ रही है कितने से 25,000 से, तो क्या हो जाएगा, फायदा हो गया। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 25,000। देन अगला है डेटर सारे गुड है, कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो ये जो 2000 की प्रोविजन बनाई थी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो फायदा हो गया अगेन, तो प्रोविजन रिवर्स कर देंगे। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल है 2000। और फिर स्टॉक की वैल्यू लगाई 13,500, स्टॉक है 15,000 का, उसकी वैल्यू हम 13,500 लगा रहे हैं, तो इन्वेंट्री की वैल्यू हम कम कर रहे हैं, तो टू स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा 1500। एंड जैसे आप क्लोज करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ गया 27 माइनस वो, और 25,500 का प्रॉफिट है। और जो उसने बोला था बेटा पीएसआर हमारी फर्स्ट लाइन में बोल दी थी, वैसे तो ना भी बोले तो इक्वली मानते हैं हम पार्टनर्स में, ठीक है ना, उसने बोली थी चलो इक्वल है, तो इक्वल आपके पास आई गई डायरेक्टली, तो हम रेशियो में बांट दी 1:1:1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, रिवैल्यूएशन आपके पास कंप्लीट हुआ, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट चीज क्या आती है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ चीजें बड़ी बेसिक है जो हम डाल सकते हैं सर, लाइक तीनों की कैपिटल 1,75,000 और 75, तो ये तीनों क्या आ जाएगी 1,75,75। देन जनरल रिजर्व 12,000 है, तो वो बढ़ जाएगा पीएसआर में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 4 4 एंड 4। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा 8,500 8,500 8,500। नाउ 2 थिंग्स आर लेफ्ट ओनली, वन इज योर गुडविल, वन इज योर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो गुडविल के लिए क्या करना है सर, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट्स का एवरेज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 सालों का टोटल करेंगे, दिस और 1 ईयर परचेज है, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 1 ही होना है। तो वो जब आप निकालेंगे चेक करेंगे, पिछले 5 सालों का ऐड करेंगे तो 131,250 आता है, 28,750 35,000 22,500 20,000 और 25,000, यही वैल्यूज है। तो टोटल आप देख लीजिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे तो उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट ने करा तो ठीक ही होगा, बाकी पता कभी नहीं चलता है। 131,250 डिवाइड बाय 5 किया तो एवरेज आ गया, इंटू 1 ईयर परचेज करा तो गुडविल उतनी ही आ गई। और इसमें जो पार्टनर की डेथ हुई है, पवन का शेयर कितना बेटा 1/3 8,750। क्या उसने बताया कि न्यू रेशियो कुछ अलग है, नहीं सर, तो न्यू रेशियो भी क्या होगी सर, ओल्ड रेशियो भी इक्वल थी, तो न्यू रेशियो भी इक्वल है, तो गेनिंग रेशियो भी बराबर होगी। आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक सी बात होगी। अगर वो देता है तो हम गेनिंग रेशियो करके निकालते हैं, या क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो डेबिट इन न्यू रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो आप, तो वो आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो, यहाँ आसान हो गया। तो इतना जो इसको अमाउंट देना है वो कौन कौन कंपनसेट करेंगे, बचे हुए दोनों पार्टनर इंदौर और अनिल अपनी गेनिंग रेशियो इक्वल में, तो वो बराबर बराबर दोनों शेयर करेंगे। तो एंट्री क्या बनी, इंदर अनिल टू पवन, इंदर अनिल टू पवन, तो बाय इंदर एंड अनिल आ गया। तो पवन को देना है तो उसको क्रेडिट किया और इन दोनों को डेबिट करा। वैसे प्लीज राइट कैपिटल अकाउंट, मतलब बेटर होता है बेटा आप अपने पास में इंदर एंड अनिल कैपिटल अकाउंट और पवन कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, वो लिखे जरूर, रादर देन कि आप सिर्फ अपने पास में 2 पवन बाय इंदर अनिल लिखे, तो वो एक्चुअली में अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है ना। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट आना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 3 सालों का लेना, तो ये है बेटा पिछले 3 साल, जल्दबाजी में बाद वाले मत लिख लेना, उसने रिवर्स ऑर्डर में दिए, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, हम लेते हैं बाद वाले लेना तो बाद वाले ले, अरे भाई ईयर्स देखो रिवर्स ऑर्डर में लिखे, तो लास्ट 3 ईयर्स में 2023 22 और 21 ही तो आएगा, तो इन तीनों का टोटल करना है 25 20 22 500, ठीक है जी। इन तीनों का टोटल करेंगे, आपके पास डिवाइड बाय 3 किया तो 1 साल का प्रॉफिट आ गया, एवरेज 1 ईयर। डेथ कितने महीने बाद हुई, 3 मंथ्स बाद, तो 3 महीने का आ जाएगा। और फिर उस पार्टनर का शेयर 1/3,
विच इज 1875। सर बाकियों का वो जरूरत नहीं है ना, उनका तो ईयर एंड पे आ जाएगा, ये तो इसका हिस्सा तो अभी सेटल करना है, तो सिर्फ हम इसका निकाल रहे। एक सालाना प्रॉफिट निकाला, 1 ईयर का, वो कैसे निकला, टोटल डिवाइड बाय 3। 3 मंथ्स का आपके पास जानना है, क्योंकि डेथ 3 महीने बाद हुई, तो 3/12 वो फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट आ गया, और उसमें उस पार्टनर का शेयर जिसकी डेथ हुई, और वो एंट्री क्या डलती है, बाय पीएनएल आपके पास में एडजस्टमेंट या सस्पेंस, आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास में आ जाएगा, एंड 1875 आ जाएगा, ठीक है ना, 1875, तो वो क्रेडिट कर दिया। अब जल्दबाजी में बच्चा गलती क्या करता है, वो कहता है बस बात तो खत्म होगी, क्या कोई पेमेंट करी, नहीं सर, कुछ भी नहीं है बेटा, यहां पर में आप कभी भी टू बैलेंस कैरी डाउन में नहीं छोड़ के आएंगे उसको जिसकी डेथ हुई, बेटा उसका तो अब अल्टीमेटली वो तो रहा ही नहीं, ही इज नो मोर, तो उसका जो भी ड्यूज है वो कहां चला जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो ऑलवेज यू नीड टू मेक श्योर कि उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में टू पवंस एग्जीक्यूटर ही लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब जो भी पार्टनर है उसका टू एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा, और फिर वहां पे पेमेंट बैलेंस या जो भी चीज आती है, और बाकी बैलेंस कैरी डाउन आ गया इन दोनों का। तो विद दिस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके पास में बेसिक था, बट अल्टीमेटली क्या है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो ही तो हम अपने पास में कर सकते हैं ना अच्छे तरीके से। तो छोटी छोटी मिस्टेक से बचे, वो ईयर्स को ध्यान से देखे, ठीक है ना, वो आपके पास में 3 महीने बाद का इफेक्ट आ रहा है, वो चीजें आ रही है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनका आपको हमेशा क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। देन अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा फाइनल अकाउंट्स का, अगला क्वेश्चन आ रहा है फाइनल अकाउंट्स का। तो यहां पर में ट्रायल बैलेंस गिवन है ऑफ चावला एज ऑन 31 दिसंबर 22 एज फॉलोज। तो एक नॉर्मल ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट करके दिया हुआ है, और छोटा सा ही है, छोटा सा ही है, हाँ सर छोटा है, कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी गई है। एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से 5%, डिस्काउंट की भी है 2% डेटर पे बनानी है। कुछ पर्सनल परचेज दी है चावला की 300 की, वो परचेज ये बुक में आपके पास है, तो ये ड्राइंग्स है, ये तो प्रोविजन है, ये ड्राइंग्स है, हम मेंशन करते रहते हैं। देन डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, कुछ इंक्लूडेड अमंग दी डेटर्स 1500 ड्यू फ्रॉम दयाल एंड इंक्लूडेड अमंग क्रेडिटर्स ड्यू टू हिम, तो इसे हम कॉमन ओइंग बोलते हैं, सेम पार्टी से पैसे लेने और देने हैं। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी का पॉइंट दिया गया, उसे कैरी फॉरवर्ड करना है। कुछ क्रेडिट परचेज इनवॉइस 200 की ओमिट होगी है, ये एरर है परचेज का। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है, और इंटरेस्ट बैंक लोन का प्रोवाइड करना है पूरे साल का। तो ये आपको सिर्फ 8 एडजस्टमेंट दी गई है। हमसे कह रहा है बना दीजिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर। सर दोबारा पढ़ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आदत नहीं होती, क्यों, आपको आदत होती है बैलेंस शीट भी बनाने की, मैं बता रहा हूं, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, जो मांग रहा है वो बनाना है, कोई और चीज उसके लिए वर्किंग नोट की बात है। अब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। So here in this question the requirement is only making of trading and P&L account, not the balance sheet। या वो ये नहीं कह रहा फाइनल अकाउंट्स बनाओ, तो बैलेंस शीट बनाने की बात होती, तो बैलेंस शीट बना के कोई नंबर नहीं फालतू मिलना, सिर्फ समय खराब होगा। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मांगा है, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ही बनाना है, जिसमें हम ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट के समय एक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, चीजें लिख रहे हैं, ओपनिंग परचेज, डायरेक्ट खर्चे, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद आप सीक्वेंस में जैसे मर्जी चल सकते हैं। ध्यान रखना उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स आ रही है। तो यहां पर बेटे प्यारे बच्चों आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल मांगा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 23,400, तो वो 23,400 एज इट इज आ गया टू ओपनिंग स्टॉक 23,400। मैं एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट बताता जाऊंगा जो बैलेंस शीट में इफेक्ट होंगे, बट जरूरत नहीं हमें करने की, ठीक है ना। परचेज कितनी है सर, परचेज हमें दे रखी है 16850, कुछ परचेज रिटर्न भी है 2900 की, तो 16850 परचेज और 2900 की रिटर्न है, पर क्या परचेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, यस सर 16850 है, रिटर्न भी है 2900 की, माइनस होनी है। 2 पॉइंट्स है, एक ड्राइंग्स और एक ओमिशन। तो बेटा ड्राइंग्स का क्या था सर, पॉइंट नंबर 2, कुछ घर के लिए सामान खरीदा था चावला जी ने 300 का, वो परचेज की बुक में डाल दिया, एंट्री होनी थी ड्राइंग्स को डेबिट करना था, आपने परचेज को डेबिट कर दिया, तो क्या करोगे, ड्राइंग्स टू परचेजेस, परचेज कम करोगे और उसे कैपिटल में लेके जाओगे, वहां पे ड्राइंग्स को माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है ना। सो 300 का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आपके पास में लेस ड्राइंग्स। और इसका सेकंड इफेक्ट मैंने बोला ना कैपिटल अकाउंट में होगा, एक थी आपके पास में क्रेडिट परचेज 200 की, वो ओमिट ही होगी, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, परचेज टू क्रेडिटर की एंट्री डालना भूल गए, तो हमारे पास 200 रुपए से क्या होगा सर, परचेज बढ़ जाएगी। सेकंड इफेक्ट क्या होगा सर, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, बैलेंस शीट मांगी नहीं है तो आपके पास रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इससे सेकंड इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिटर
इंक्रीज हो जाएंगे 200 से, ठीक है ना। तो जो भी क्रेडिटर दे रखे उसमें 200 बढ़ जाएंगे, और वो ड्राइंग्स बढ़ के वो कैपिटल से माइनस हो जाएगी। तो ये हमारी आ गई बेटा करेक्ट परचेसेस, आ गई करेक्ट परचेसेस आ गई, ठीक है ना। तो ये हमने वैल्यू अपने पास में निकाल ली है। देन हमारे पास में आगे क्या बात होती है, आगे आती है बेटा हमारे पास सेल्स। सेल्स कितनी है 194,800 और सेल्स रिटर्न भी है 4,300। तो 194,800 में से 4,300 गया तो नेट सेल्स आ गई, ठीक है जी। देन कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, कैरेज इनवर्ड है, वो हम डाल देंगे 9,800 के। तो कैरेज इनवर्ड आ गया, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो 2 कैरेज इनवर्ड आ गया 9,800। क्या कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ दिख रहे हैं? नो सर, बाकी सारे नॉर्मल बिजनेस के खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे और पीएनएल में आएंगे। इसके अलावा हमारी कोई और चीज़? यस सर, क्लोजिंग स्टॉक है 39,300। इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में 39,300, तो ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 39,300। जैसे इसको कंप्लीट करेंगे आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटा? जीपी एज अ बैलेंसिंग फिगर 38,750। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद हमारे सारे इंडायरेक्ट खर्चे इंडायरेक्ट इनकम आ जाएंगे। आप पहले क्या कर सकते हो? आसान काम, आप वो चीजें डाल दो जिनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैं वो डालने शुरू कर सकता हूँ। फिर एडजस्टमेंट्स वाले भी करेंगे। तो जैसे रेंट एंड टैक्सेस है 2350 आ गया, यस सर रेंट एंड टैक्सेस 2350 आ गया। फिर सैलरीज एंड वेजेस है 4650, यस सर सैलरीज एंड वेजेस आ गया 4650। देन हमारा बैंक इंटरेस्ट है 550। अब ये बैंक इंटरेस्ट जो 550 दिया, क्या इसका पॉइंट था? हाँ सर। इंटरेस्ट किस पे दिया होगा? बैंक के लोन पे। बैंक का लोन कितने का है? 14% का है, 10,000 का। उसने हमें पॉइंट लिखा है क्लास में, कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पूरे साल का प्रोवाइड करना है। ओ माय गॉड, लोन यानी कि पहले दिन लिया था या उस पिछले सालों से पड़ा है, तो पूरे साल का ब्याज देना बनता है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता कितना है सर? पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 10,000 रुपए के ऊपर 14%, 1400। और जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो क्या, यानी कि जितना पे कर चुके हो। तो 550 पेड है पर बनता तो 1400 है, देना बनता इतना है, तो बाकी आउटस्टैंडिंग हो गया। बाकी आउटस्टैंडिंग हो गया जो पीएनएल में आएगा 850, जो डिफरेंस आ रहा है इसमें से 550 गया 850 बनता है। यस सर, वो आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग है। तो 850 आउटस्टैंडिंग है मेरे प्यारे बच्चों। वो यहाँ पे ऐड होके 1400 का खर्चा पेन में डलेगा और वो 850 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी आ जाएगा, ठीक है ना। उतना आउटस्टैंडिंग हो गया। तो जब हम खर्चा दिखाएंगे कितना दिखाएंगे सर? 2 बैंक इंटरेस्ट 550, आउटस्टैंडिंग एड हुआ 850, तो टोटल हो गया 1400। टोटल हो गया कितना? 1400, ठीक है ना। देन प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है? 7200। इसका भी पॉइंट था सर, प्रिंटिंग स्टेशनरी का उसने बोला था क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्या होता है सर? क्वार्टर मतलब होता है 1/4। जो इसका खर्चा है वो कैरी फॉरवर्ड करना है टू द नेक्स्ट ईयर, टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब उतना प्रीपेड है, उतना प्रीपेड है बेटा, जितना हमारे पास में कैरी फॉरवर्ड होता है इतना एक्स्ट्रा दे दिया। कितना? 1/4। तो हमारे पास में टोटल जो है 7200, उसमें से 1/4 अगले साल है, प्रीपेड है, बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, तो खर्चे को कम कर देंगे। तो 7200 में से हमने प्रीपेड 1/4 माइनस कर दिया इसको, और इस साल आ गया खर्चा 3/4, और 1/4 कहाँ जाएगा? अगले साल जाएगा। वो अभी के लिए बैलेंस शीट में दिख जाएगा एसेट साइड में, ठीक है ना। देन डिस्काउंट अर्नड इज डिस्काउंट रिसीव्ड की इनकम 222 वो इनकम आ गई, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड आप लिख सकते हैं। फिर डिस्काउंट अलाउड 900, आपके पास 900 डिस्काउंट अलाउड आ गया। वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने हल्का सा गलत किया क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है, तो आप उनको दोनों को ऐड करके डाल सकते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको अलग दिखा दिया, प्रोविजन को अलग दिखा दिया। दिक्कत कोई नहीं है, बात एक ही है, आप ऐड करके दिखा दीजिए, आप सेपरेटली दिखा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग प्रोविजन है नहीं कि उसको मैं माइनस करूंगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट आप ऐड करके दिखाएंगे वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर जनरल एक्सपेंसेस है 5725, यस सर जनरल एक्सपेंसेस आ गए 5725। इंश्योरेंस का खर्चा 650, यस सर इंश्योरेंस का खर्चा है 650, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पोस्टेज का खर्चा है 1165, पोस्टेज का खर्चा है 1165। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 435, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 435। यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सारी चीज़ें डल गई। अब हमारे पास कुछ चीज़ें बची रह गई। अगर हम पॉइंट में देखें, हमारे पास पॉइंट नंबर 1 की बात रह गई, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 3।
से डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग की पड़ी है, कितनी है 10%, तो उसको तो डाल ही सकते हैं। तो 10% डेप्शन फर्नीचर फिटिंग, फर्नीचर फिटिंग कितने का दिख रहा है बेटा 2500 का, तो 2500 का 10% विल बी डेप्रिसिएशन, तो 250 आ जाएगी। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिटिंग्स 250, 2500 का 10%, तो 250 की क्या आ गई डेप्रिसिएशन आ गई। देन क्या बचा है, अब बचा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, किस पे आएगी डेटर्स पे। पर बेटा जब भी डेटर्स पे लगाने की बात करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ना उस करेक्ट डेटर्स तक पहुंचना है। अगर कोई एडजस्टमेंट डेटर्स को फर्क डाल रही है तो पहले उसको करो डेटर्स के अमाउंट को। जैसे कि आपके पास में सेल और अप्रूवल बेसिस का पॉइंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है कॉमन ओइंग का, कोई एंट्री नहीं डाली क्रेडिट सेल की, ऐसी कोई चीजें हो सकती है जो डेटर को फर्क, पहले करेक्ट डेटर्स पे पहुंचो फिर प्रोविजन। तो यहाँ पे उसने बोला था एक मिस्टर दयाल है, उससे 1500 रुपए लेने हैं और 500 रुपए देने भी हैं, तो 1500 लेने हैं 500 देने हैं। मुझे सच सच सोच के बताना, क्या सच में वो आपको 1500 दे के जाएगा और फिर आप उसे 500 दोगे, या आप उसे कहोगे ऐसा है यार तू 1000 ही दे जा, ऐसा है तू 1000 ही दे जा मुझे, तो 500 तो कैंसिल हो गया ना, तो जो कॉमन वाला अमाउंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे डेटर है वो 500 से कम हो जाएंगे, जो हमारे क्रेडिटर है वो भी 500 से कम हो जाएंगे। तो बैलेंस शीट में डेटर भी 500 से कम, क्रेडिटर भी 500, ताकि सिर्फ डेटर्स में कितना बचा रह जाएगा जो 1000 लेना है। तो हमारे पास जो कॉमन अमाउंट है, कॉमन क्या है जो दोनों में से लोअर है, वो दोनों जगह से माइनस हो जाएगा। तो हमारे जो डेटर्स है वो 12,000 में से क्या होंगे सर, डेटर्स जो है हमारे 12,000 में से 500 माइनस हो जाएंगे कॉमन अमाउंट का, तो कितने बचेंगे 11,500। अब इसके ऊपर पहले क्या बनती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो 11,500 का 500। सर वो जो 500 आपने किया है अभी, उसका पीएल में कोई इफेक्ट नहीं यार, उससे डेटर कम हो रहे हैं 500 से क्रेडिटर हो रहे हैं ना, वो उससे डेटर कम हो गया, अब जो बनेगी प्रोविजन वो सही डेटर बनेगी। तो 11,500 का 5% आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 575, क्योंकि ओपनिंग है नहीं, वो माइनस होती, इस साल में एडिट होते तो ऐड हो गया, नेट आता या अकाउंट बना के निकालते, अब यही आ गया। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो किस पे बनती है सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करने के बाद, तो इसके बाद कितने बनते हैं बेटा 11,500 के बाद कितने बनते हैं 10925, इसके ऊपर लगानी है 2%, विच इज 218.5, 218.5, तो ये 219 आपके पास आ गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 219, और ये वैल्यूज लिखी हुई है 5% इसके ऊपर है, 2% इसके ऊपर आ रही है माइनस करके, ठीक है जी। इसे हम डिस्काउंट अलाउड में ऐड करके दिखा सकते थे, वो बिल्कुल कर सकते थे। वहां प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ही जो ऊपर लिखी थी वैल्यू हमने यहाँ पे जो कि हमारे पास आ रही थी बेटा कितनी 900, तो ये 900 में 219 आप ऐड करके दिखा देते प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से, क्योंकि वो डिस्काउंट अलाउड इसी अकाउंट में चला जाएगा ना, और ओपनिंग होती तो माइनस कर देते, ओपनिंग होती माइनस कर देते। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे लगेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करेंगे, तो क्योंकि जो पैसा देंगे ही नहीं उनको डिस्काउंट कैसे दे दोगे, तो इसलिए माइनस होने के बाद होती है ना गुड डेट जो आपके पास है, जो पैसा देने आएंगे उनके ऊपर। तो विद दिस अगर आप देखेंगे बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में पूरा का पूरा डिटेल में आपका कंप्लीट हो जाता है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन के हमने जितने पॉइंट्स थे वो सारे कवर हो गए। आसान काम क्या हुआ, क्वेश्चन ने बैलेंस शीट नहीं मांगी, क्वेश्चन ने आपके पास में बैलेंस शीट नहीं मांगी, तो इसके साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, और होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। सो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4, एंड नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जब आते हैं तो इसका जो पहला पार्ट है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एनपीओ। तो एनपीओ के चैप्टर का आपके पास ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इज अ जनरल आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। कहते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मेसेज फ्रीलांसर क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब बैलेंसेस दिए जा रहे ओपनिंग और क्लोजिंग, उसमें क्या क्या चीजें जा रही है, दो चीजों के बारे में बात हो रही है। एक हो रही है स्पोर्ट्स मटेरियल जिसका स्टॉक दिया गया, और अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू का मतलब क्रेडिटर जो पैसे देने हैं जो हमने खरीदे हुए स्पोर्ट्स मटेरियल उसके। और दो चीजें सब्सक्रिप्शन की ड्यू और रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है बेटा 2250, पेमेंट स्पोर्ट्स मटेरियल की इस साल कितनी की है 1350। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की जरा देखते हैं, कहता है बताओ ascertain the amount of subscription and sports material that will appear in income and expenditure for the year। बताओ कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का और स्पोर्ट्स मिल का जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन की तो जाएगी जो इनकम एक्रूअल के हिसाब से बनती है,
ये ओपनिंग क्लोजिंग जो आपकी प्री रिसीव्ड और जो आउटस्टैंडिंग है उसका इफेक्ट लेके, और स्पोर्ट्स मिल की क्या जाएगी, कंजम्पशन जाएगी, क्या जाएगी, कंजम्पशन जाएगी। और बताओ ये आइटम्स कैसे आपकी बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी 31 मार्च। अब ये वाला पार्ट तो ना आसान है, इसके लिए कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी, जो भी वैल्यूज 31 मार्च की है वो बस एसेट एंड लायबिलिटी साइड में चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये तो बोनस मार्क्स है, इसमें कोई कंप्यूटेशन ही नहीं है। तो दैट इज इजी पार्ट। मेन पार्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन का इनकम वैल्यू में कितना जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में, और स्पोर्ट्स मिल की कंजम्पशन क्या जाएगी। तो पहले बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। क्या ऐसा जरूरी होता है कि हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना अनिवार्य है? द आंसर इज नो। आप स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते हैं, सिंपल सी चीज, जितना पैसा मिला है इस साल में उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ने ऐड हो जाना है। क्यों? क्योंकि वो पैसा इस साल का बनता था जो अल्टीमेटली अभी तक नहीं मिला, जो ईयर एंड पे पेंडिंग है मिलना। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाना, क्लोजिंग एडवांस माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बेटा आपके पास में जो इस साल मिल गया पर्टेनिंग टू नेक्स्ट ईयर है, तो माइनस हो जाएगा। और जो ओपनिंग एडवांस है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल मिल चुका था, इस साल की इनकम है। तो इस वजह से वो जैसे ही आप प्लस माइनस करेंगे तो आपकी इनकम आ जाएगी। आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना लो, स्टेटमेंट करनी स्टेटमेंट कर लो। यहाँ पे आपके पास देखते हैं इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे किया हुआ, तो उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में से किया हुआ है। तो कितनी सब्सक्रिप्शन इस साल मिली है बेटा, उसने पॉइंट नंबर 1 में बताई थी 2250 है, वो आ गई। कितनी आपके पास में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, वो है 99,000। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 99 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ईयर एंड पे क्लोजिंग वाली। तो ओपनिंग वाली जो आउटस्टैंडिंग है 6 and 500 वो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाता है, लॉजिक इज क्योंकि वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग तो इस साल अल्टीमेटली रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाएगा, वो इस साल में जुड़ा हुआ है पर्टेनिंग टू पिछले साल। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आपका माइनस हो गया 6,500, वो माइनस वाला है। फिर क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा सर, माइनस 31,500 जो इस साल मिला है अगले साल से रिलेटेड, तो माइनस हो गया क्लोजिंग एडवांस। तो ये टोटल माइनस हो गया। आप ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली करके टोटल बाहर लिखना, आप एक एक करके भी लिखते जाओ, ठीक है ना। और ओपनिंग वाला 54,000 ऐड हो जाएगा जो पिछले साल मिल गया था पर्टेनिंग टू करंट ईयर। तो ये हमारी इनकम आ जाएगी जो इनकम एक्सपेंस में जानी है। क्या इनकम एक्सपेंडिचर का भी एक्सट्रैक्ट बनाना है? द आंसर इज नो, मांगा नहीं है, वैल्यू पूछिए सिर्फ। बैलेंस शीट का मांगा है, तो बैलेंस शीट में इसका क्या क्या चला जाएगा सर, 99 और 31,500 जो मिलना बाकी है वो कहाँ आ जाएगा सर, एसेट साइड में रिसीवेबल, और जो इन एडवांस है आपके पास में वो लाइबिलिटी साइड में आ गया 31,500, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज आ गए। नाउ चलते हैं स्पोर्ट्स मेडल की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स मेडल के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर, हम ना यहाँ पर मैं क्रेडिटर अकाउंट बना के या प्लस माइनस करके आप क्या निकाल सकते हैं, परचेज। तो अगर मैं अकाउंट फॉर्म में करता हूँ, लेट से मैं अकाउंट फॉर्म में करता हूँ, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट बनाना अकाउंट फॉर्म में करना बच्चों के लिए कन्वीनियंट रहता है। तो इफ आई मेक creditors for sports material का account, if you want to do it on a statement form you can obviously do it, जैसे आपको कन्वीनियंट है बेटा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आपका बैलेंस है क्रेडिटर का, दैट इज क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो ओपनिंग में देना है। कितना देना है ओपनिंग में जी सर, अमाउंट ड्यू 4,05,000, तो 4,05,000 ओपनिंग क्रेडिटर आ गया। कितना हमने अंत में देना है, विच इज अ क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग कितना है 585, ठीक है जी। और देन आपके पास आ जाएगी जितनी इस साल हमने पेमेंट करी, सो टू कैश एंड बैंक, वो क्वेश्चन आपको वैल्यू देता है कितनी पेमेंट करी टू बैंक, कितनी पेमेंट करी है जी 1315 पॉइंट नंबर 3। तो 1350 की हमने अपने पास में क्या करी है बेटा, जो हमने अपने पास में पेमेंट करी है, तो वो हम एक बार के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर में पेमेंट आ गई 13,50,000। तो वी गेट परचेसेस, कितनी वैल्यू के स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल में खरीदे हैं उधार पे, 1350 प्लस 585 माइनस 405। आपने नॉर्मल प्लस माइनस करके करना था, वैसे कर लेते, क्लोजिंग एड ओपनिंग माइनस, तो 1530 परचेज। अब इसमें क्या करेंगे, चेक कर लेते, 1530 आ गया आपके पास में जो आ रही है परचेज, यस सर, परचेज और स्पोर्ट्स मेडल आ गया 15,30,000। अब क्या करेंगे सर, ओपनिंग में जो पड़ा था वो पहले से पड़ा है, इतना और खरीद है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कंजम्पशन आ गई। तो पहले से कितना है आपके पास में, सर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में पहले से पड़ा है 450, क्लोजिंग में पड़ा है 600, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
माइनस क्लोजिंग 612, तो क्या आ जाएगी कंजम्पशन जो कहाँ चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जितना आपने कंज्यूम किया इस साल में वो आ जाएगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 13,05,000, 13,05,000। एक्सट्रैक्ट नहीं बनाना, वैसे खर्चे वाली साइड आता है, मतलब अगर मांगता हूँ। और जो स्पोर्ट्स मटेरियल का आपके पास में स्टॉक पड़ा है क्लोजिंग में, और जितना पैसा क्रेडिटर को देना वो एसेट लायबिलिटी साइड आ जाएगा, तो जो स्टॉक पड़ा है वो एसेट हो गया, और जो क्रेडिटर को देना है वो हमारा लायबिलिटी हो गई। तो विद दिस क्वेश्चन विल बी फिनिश, क्वेश्चन विल बी फिनिश कंप्लीटेड, ठीक है ना। देन अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट छोटा है, अगला पार्ट ना आपके बेसिक्स को चेक कर रहा है। अगेन फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पहले कर चुके ट्रेडिंग पैनल का, अभी आके हटा है, उसी में आपसे मांग रहा है जर्नल एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रहा है श्रीकांत ट्रेडर्स के इस साल की 31 मार्च 23 की। हमें यहाँ पर मैं कुछ चीजें दी और हमसे कह रहे नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज डालो जर्नल के अंदर में ऑफ श्रीकांत ट्रेडर्स। तो वी हैव टू पास एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट और जीपी वगैरह करके। पर अगर परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न होती है तो बेटा पहले हमेशा उसकी एंट्री डाले और परचेज सेल कम करे। तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्रीज है, देखेंगे। यस सर, रिटर्न इनवर्ड भी है और रिटर्न आउटवर्ड भी है। तो हमारे पास में क्या होगा बेटा, सबसे पहले रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री आई विच इज अल्टीमेटली परचेज रिटर्न। तो एंट्री को आएगी रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न टू परचेजेस, तो रिटर्न आउटवर्ड टू परचेजेस एंट्री आ गई 72,000, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसे डेबिट करेंगे और उसे परचेज में से कम करेंगे। आप वैसे तो माइनस करके दिखाते हो बट एक्चुअली एंट्री डल रही है, परचेज कम हो रही है, उसके बाद वो वैल्यू जा रही है, हम तो इनर कॉलम माइनस करके दिखाते हैं। सेम तरीके से सेल रिटर्न, सेल रिटर्न का क्या करेंगे सर, सेल्स में से कम करके दिखाएंगे, तो एंट्री क्या बनी, सेल्स टू सेल रिटर्न विच इज रिटर्न इनवर्ड 1 लाख। तो ये दोनों की एंट्री होगी। क्या इनके डलने से परचेज और सेल रिफ्लेक्टिवली कम होगी, यस सर, ये कम हो जाएगी 72 से और ये कम हो जाएगी 1 लाख से। अब वो कम होने के बाद वैल्यूज जा रही है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, एक एंट्री में आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, टू परचेजेस कितना आएगा, 672 में से 72 किया तो अब 6 लाख आया। फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस सर, वेजेस और कैरेज इनवर्ड 30 और 50 दोनों आ गए, तो एक एंट्री। क्या सर अलग अलग डालने की लोड है, अलग अलग की लोड ही नहीं, एक ही में हो जाएगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2 वाली साइड होगी। अब आती है क्रेडिट साइड, उसमें इन्होंने अलग अलग डाल दी, आप एक ही डाल सकते हो, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो सेल्स की अलग डाल दी, सेल्स कितनी आएगी सर 10 लाख आएगी, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख, तो आप एक एंट्री डाल सकते हो। सर सेल्स टू ट्रेडिंग उन्होंने अलग अलग डाल दी 10 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग की अलग डाल दी आपकी 2 लाख। सर यहाँ पे हमें ना कई बार बच्चों को डाउट आया था अननेसेसरी, मैं वैसे बोल रहा हूँ। बच्चे कहते हैं सर ये इन्फॉर्मेशन दे रखे क्लोजिंग स्टॉक ऐसा लग रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो ऑलरेडी एडजस्टेड है परचेज, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। नहीं नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है, इट इज नॉट अ ट्रायल बैलेंस बिंग गिवन। ट्रायल बैलेंस होता है तो उस केस में परचेजेस ऑलरेडी एडजस्टेड होती है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका होता है। ये इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूज दे रहा है डायरेक्ट, तो ये पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट ही एक तरीके से, अगर आप उस एंगल से सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो चीज आ जाती है। अब हमारा जीपी आ जाएगा, तो अब अल्टीमेटली देखोगे आपने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कितने से किया, सबका टोटल कितना हुआ 780, सबका टोटल बनाने की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं क्योंकि एंट्रीज मांगी है। और क्रेडिट कितने से किया सर 10 लाख और 2 लाख 12 लाख से। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा डेबिट इतना गया है और क्रेडिट इतना हुआ है। आप इंडिविजुअली डाल के देखना चाहते हैं, इंडिविजुअली डाल लो, टाइम हमारा लगेगा। तो हमारा जीपी आ जाएगा कितने का 420 का। तो एंट्री का बनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी 420, और जीपी कहाँ चला जाएगा पीएनएल में 420। वैल्यू बड़ी अच्छी है ये 420। सो यहाँ पर मैं क्या हम एक ही एंट्री डाल सकते हैं कंबाइन ट्रेडिंग टू पीएनएल, द आंसर इज यस। आप सीधा एक भी डाल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, और वो है किस चीज की, जीपी की आ रही है। आप दो डाल दो या एक भी डाल सकते हैं। दिस इज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक। और क्लोजिंग एंट्री क्या डालती है, ऐसी ओपनिंग एंट्री वाला भी होता है कि जहां पे जो पिछले साल की बैलेंस शीट बनी थी उसकी पहली एंट्री आती है, एसेट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, तो वो भी मांग सकता है 5 मार्क्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगला आ रहा है पार्टनरशिप का बेटा क्वेश्चन, एक बेसिक्स को लेकर अगेन। कहते हैं ए बी एंड सी पार्टनर्स है फर्म में, 1 अप्रैल 2021 को उनकी फिक्स कैपिटल दे रखे 50, 25 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। डीड के हिसाब से सी इंटाइटल्ड है सैलरी ऑफ 5,000 पर एनम, सी को सैलरी देनी है 5,000 पर एनम की। सारे पार्टनर्स इंटाइटल्ड है आईओसी 5% के हिसाब से, सारे पार्टनर्स को आईओसी भी मिलना है 5%। प्रॉफिट लॉसेज जो शेयर होंगे वो उनकी कैपिटल की रेशियो में होंगे। तो कैपिटल की रेशियो क्या है बेटा सर 50, 25, 25, तो आई कैन से 2-1-1,
50,000 25,000 25,000 क्या आ गया 211। तो इस रेशियो में उन्हें प्रॉफिट्स को बांटना है। हुआ क्या, कहते हैं नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 विच इज 33,000 एंड अगले साल का 45,000 इक्वली बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द। ओ माय गॉड, पास एडजस्टमेंट गलती कर दीजिए, एरर हो गया। कह रहे हैं आप अपनी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री डालो इसको ठीक करने के लिए। अच्छा जी, तो ऐसे में क्या करना है सर, जो कर दिया उसे रिवर्स करना है और जो करना है उसे बताना है, तो नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो कर क्या दिया, तो हमने ना अपने पास में ना प्रॉफिट को ना इक्वली बांट दिया 1:1:1। क्या दोनों सालों के इंडिविजुअली करें कि इकट्ठे कर सकते हैं, सर इकट्ठे कर सकते हो, टाइम क्यों खराब करना है, एडेड करके डाल देना ना। नहीं तो आप 2 बार एंट्री निकालोगे, 2 एंट्री डालोगे अलग अलग साल के, इकट्ठे कर दो, बात तो एक ही है। तो हमारा 33 प्लस 45 कितना बनता है सर 78,000 बनता है। अब जो भी चीज पर है ना, मैं जो भी आईओसी सैलरी उन्हें 2 सालों के लिए लेना फिर, क्योंकि 2 सालों की बात हो रही है। तो 33 प्लस 45 78, हम उन्हें 78,000 के प्रॉफिट को, सर 78 कैसे है बेटा, 33 पहले साल का है, 45 दूसरे साल का है, तो बना 78। हमने 75,000 का प्रॉफिट था जो पीएनएल से आया, हमने इसे बराबर बांट दिया बिना किसी अप्रोप्रिएशन के। तो हमने क्या दे दिया, क्या क्रेडिट कर दिया जिसे रिवर्स करना पड़ेगा सर 78,000 को 1:1:1। तो इसमें क्या बोलेंगे, ऑलरेडी क्रेडिटेड है, जिसे क्या करना पड़ेगा, अब डेबिट करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो हमने दोनों सालों का प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया 1:1:1 में। 26 26 26 78, तो ये डेबिट करना है। क्या करना है बेटा, ये हमने डेबिट करना है, क्योंकि दे चुके हो तो ठीक करने के लिए इसे रिवर्स करना पड़ेगा। अब देना क्या है सर, देनी थी सी को सैलरी, सबसे पहले 5,000 पर एनम। तो बताओ 2 सालों की कितनी, ये तो 1 साल की है, तो 10,000 सैलरी बनी। तो 2 सालों की कितनी बनी, सी को सैलरी जो देना है शुड हैव बीन क्रेडिट, तो सी को सैलरी देनी है 2 सालों की 10,000। तो ये टोटल कॉलम में भी लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिखा हुआ। फिर आईओसी देना है, कितना देना है सर 5% के हिसाब से। तो देखो कैपिटल कितनी है सर 50,000 है, तो पहले का आएगा 50,000 का 5%, तो कितना बना 50,000 का 5% 2500। पर सर ये तो 1 साल का हुआ, 2500 ही अगले साल का भी आएगा ना, यस सर, तो हो गया 5,000। तो इंटू 2 कर देना जी, आज से इंटू 2 कर दो, तो जो भी आ रहा है उसका इंटू 2 करना पड़ेगा। तो आपके पास 5,000 बना इसका आईओसी 2 सालों का। अब 25,000 का 5% कितना बनेगा अगले पार्टनर का सर 1250 इंटू 2, 2500 और 2500, तो ये भी टोटल 10 हो गया। अब मुझे बताओ अगर हम ऐसा करते कंबाइंड में पीएल प्रोविजन बना रहे, तो 10 की सैलरी डलती, 10 का दोनों तीनों का मिला के आईओसी बना, तो टोटल में तो प्रॉफिट कितना था सर 78,000 था दोनों साल का। 10 की सैलरी डली, 10 का आईओसी डला, तो आता 58,000। और इसे कैसे बांटना चाहिए था 2-1-1 इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, बांटना ऐसे था, तो ये सही चीज है। तो इन सबको ऐड कर लो, ये देना था और जो गलत दे दिया उसे रिवर्स, तो ये आपके टोटल आ गए। ये है जितने जितने से क्रेडिट करना है ऐसा ही मायने में, और जो पीछे है वो है कितने कितने से कर दिया तो उसे डेबिट करना है। तो 26 से डेबिट, 34 से क्रेडिट, तो 8,000 से क्या होगा बेटा, ये 8,000 से क्रेडिट करना है इसे। अगले वाला है 26 से डेबिट, 17,000 से क्रेडिट, तो 9,000 से डेबिट, और ये 1,000 से क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, बी टू ए टू सी। सर कैपिटल यूज करेंगे करंट, बेटा करंट यूज करेंगे सर, क्यों, क्योंकि फिक्स कैपिटल है। छोटा सा पॉइंट ध्यान देने वाला, क्योंकि फिक्स कैपिटल तो सारी चीजें कहां जाती है, करंट अकाउंट में जाती है। तो एंट्री क्या बनी होगी, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। 9,000 8,000। क्या ये एक एंट्री डालने से इनकी जो पुराने सारे पाप थे दोनों सालों के पूरे हो गए, आपके पास में ठीक हो गया, आंसर इज यस। तो एक एंट्री डालने से इनके जो है पाप धुल जाएंगे, आपके पास गलती जो है वो ठीक हो जाएगी, गलती ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो विद दिस ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है अबाउट दी पास्ट एडजस्टमेंट मेरे प्यारे बच्चों। देन अंतिम जो क्वेश्चन है बेटा उसमें हम आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वो पहला पार्ट इज अबाउट दी जो इशू ऑफ शेयर्स का है, उसमें 4 फीचर इशू का पॉइंट आएगा, आसान सा क्वेश्चन है। पोनी एंड पाल गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, गारमेंट्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करी 20,000 इक्विटी शेयर्स की 10 ईच वाले।
अमाउंट पेबल है कुछ, एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल, सेकंड फाइनल कॉल 4, आसान हो गया 1 2 3 4। इशू पूरा सब्सक्राइब हुआ। राम जिनको 200 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो राम के बोल रहा है बेटा 200 शेयर, इस पे क्या नहीं आई, अलॉटमेंट नहीं आई और इमीडिएट फॉरफिटेड है, उसके बाद ही फॉरफिट कर लिया। श्याम जिसको 300 शेयर अलॉट किए थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो श्याम है जी एक भाई साहब, उसने 300 शेयर से उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो उसने अलॉटमेंट दे दी थी, एप्लीकेशन तो आ ही रही है, फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद ही, वेट नहीं कर रहे आगे तक, इमीडिएट फॉरफीचर है। आफ्टरवर्ड सेकंड और फाइनल कॉल करी। मोहन जिसको 100 शेयर्स अलॉट थे उसने फेल टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए। तो मोहन के पास कितने शेयर थे, 100, उसके पास सेकंड और फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो उसके भी हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, उसके भी हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। उसके बाद और बाद में इन सारे फॉरफिटेड शेयर्स को कितने बनते हैं जी सर, 600, इनको री इशू किया 9 रुपए ईच में फुली पेड का बेनिफिट देते हुए। तो 10 वाला शेयर है, 9 पे इशू है तो 1 का डिस्काउंट हो जाएगा बेसिकली, जो फॉरफीचर में चला जाएगा। एंट्रीज डालो कंपनी की बुक्स में। क्या उसने सिर्फ फॉरफीचर की मांगी या सिर्फ री इशू की मांगी, नहीं, उसने एंट्रीज बोला, तो सारी डलेगी स्टार्ट से एंड तक। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। तो क्या सबसे पहली एंट्री आती है सर, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर है, 20,000, क्या पूरों से पैसे आए, यस सर, फुल ये सब्सक्राइब सर, कितने रुपए आए होंगे, 1 रुपये। तो पहली एंट्री 20,000 इंटू 1, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आप अकेला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, 20,000 इंटू 1, 20,000। ये कहाँ चला जाएगा सर, शेयर कैपिटल में। कोई एक्सेस वगैरह की तो बात ही नहीं थी ना कि प्रो राटा वगैरह रिफंड वगैरह की कोई चर्चा हो, कुछ नहीं था, बेसिक है। 20,000 इंटू 1। अलॉटमेंट क्या सबसे ड्यू होगी, यस सर, अलॉटमेंट होगी 20,000 इंटू 2 के हिसाब से। तो 20,000 इंटू 2 के हिसाब से कितनी बनी सर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 40,000, 20,000 इंटू 2। पर क्या रिसीव सबसे हुई है, नहीं सर, क्योंकि सबसे पहला कल्प्रिट आ गया राम। राम ने 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दी, तो कितना मिली सर, हमें 19,800 पे ही मिल रही है 2 रुपीज। अब इसको दिखाने के दो तरीके हैं, इधर यू कैन यूज द अप्रोच ऑफ कॉलिन एरियर अकाउंट और इधर यू कैन नॉट यूज द, आपके पास कॉलिन एरियर। आप दोनों में से कोई भी कर लो, इंस्टीट्यूट ने दोनों के साथ आंसर दिया जी, इससे ज्यादा बढ़िया बात करो सर, पेपर में दोनों करने ना, कोई एक करना है, या विद कॉलिन एरियर या विदाउट कॉलिन एरियर, पर जैसे करोगे उसी का इफेक्ट फॉरफीचर के एंट्री में भी आएगा, बस ये समझ लेना। कॉलिनेयर का इस्तेमाल किया तो रिवर्स कॉलिनेयर करोगे, नहीं किया तो रिस्पेक्टिव स्टेज का नाम आएगा, बस ये ध्यान रखना। तो अगर नहीं किया तो सीधा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आ गया 39,600, और अगर कर रहे हो तो एंट्री आएगी बैंक में तो इतना आया, अलॉटमेंट बनती इतने की थी, और जो नहीं आया 200 शेयर पे 2 रुपए, वो कहां चले गए, कॉलिन एरियर में चले गए। क्या इसके बाद अगली कॉल ड्यू मंगाई जा रही है, फर्स्ट कॉल नहीं, इसके बाद फॉरफीचर करे राम के शेयर, तो फॉरफीचर की एंट्री आएगी। अब फॉरफीचर की एंट्री किस पे निर्भर है, कौन से वाला तरीका अपनाया, क्या ये अपनाया कि ये अपनाया। बेटा अगर पहले वाला अपनाया तो ये एंट्री डलेगी इस केस में। वो एक एंट्री बनी, शेयर कैपिटल कितने से, जितना आज तक कॉल्ड अप किया, कितने मंगाए, 1 रुपए की एप्लीकेशन, 2 के लॉट में 3 रुपए, तो 200 इंटू 3, 600। कितने पैसे रिसीव हुए हैं, जो जब्त कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो एप्लीकेशन का, 1 रुपया। और जो नहीं आए, क्योंकि फर्स्ट केस में आपने कॉलिनर यूज नहीं किया, अलॉटमेंट में ही डिफरेंस पड़ा है 40 माइनस 39,600, तो आप उसी को 400 से क्रेडिट करोगे, 2 शेयर अलॉटमेंट लिखोगे, 2 शेयर अलॉटमेंट लिखोगे। पर अगर आपने कॉलिन एरियर के अकाउंट को यूज किया था सेकंड केस, तो आप फिर अपने पास बेटा कॉलिन एरियर का उपयोग करोगे, तो शेयर कैपिटल शेयर फॉरफीचर टू कॉलिन एरियर, बस फर्क आ रहा है। तो 3 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, एंट्री वही है, अमाउंट वही है, कोई फर्क नहीं, बट अब टू कॉलिन एरियर। तो क्या हम अपने पास कोई भी यूज कर सकते हैं अप्रोच, यस सर। अब आती है अगली चर्चा इंपॉर्टेंट, जहां बच्चा गलती करता है, सर फर्स्ट कॉल ड्यू होगी कितने रुपए की, 3 रुपए की, सर 20,000 इंटू 3 कर दो। अरे यही तो गलती है, जब शेयर ही फॉरफिट हो गए तो उनसे कैसे पैसे मंगा लोगे बेटा, कितनों से मंगाओगे, सिर्फ 20,000 में से 200 माइनस हो चुके हैं, तो बाकियों से मंगाए जाएंगे। तो 20,000 में से 200 कम हो चुके हैं, तो 19,800 इंटू 3 से कॉल ड्यू होगी ना बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 59,400 जो मंगाए जा रहे हैं। अब जब मिलेंगे तो 1% फिर से कल्प्रिट निकला श्याम,
उसके पास 300 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 3 रुपए की, तो क्या अगेन दोनों अप्रोच आ गई? यस सर। ये अप्रोच नंबर 1 आ गई, ये अप्रोच नंबर 2 आ गई। तो आप सीधा भी डाल सकते हो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। 19800 से मंगाए, राम के हटा दिए, श्याम ने नहीं दिए 300 पे, तो 19500 पे 3 रुपीज आ रहे हैं। 58,500, 900 रुपए कम आ रहे हैं, सिंपली टू से 900 रुपए कम आ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ कॉलिन एरियर वाली अप्रोच भी यूज कर सकते हो। यस, बैंक कॉलिन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, इतने आए, इतने नहीं आए, इतने आने थे। या पेपर में सर दोनों करके आ रही, मैं फिर से बोल रहा हूँ पेपर में दोनों नहीं कर रही, या फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, विदाउट कॉलिन एरियर या विद कॉलिन एरियर, जो मर्जी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में आपकी मर्जी होती है। सिर्फ क्वेश्चन शेयर फोर फीचर वाला आता है ना, सिर्फ फोर फीचर इश्यू, तो जनरली अप्रोच 1 से कर रहे हो तो हम रिस्पेक्टिव स्टेज का नाम देते हैं फोर फीचर की एंट्री में, बट यहाँ आपकी मर्जी है, ठीक है ना। फिर आपके पास में आप जब फोरफिट करोगे, आप फोरफिट कर लिया हमने शाम के शेयर, तो क्या करोगे सर? अगर अप्रोच 1 फॉलो हुई थी तो ये एंट्री, अप्रोच 2 हुई थी तो ये, तो हमारे 300 शेयर थे। कितने शेयर थे? 300 शेयर थे। कितने रुपए मंगाए हैं सर? 1 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए वो, तो 6 रुपए हो गए। कितने रुपए आए हैं सर? एप्लीकेशन अलॉटमेंट के आगे 3 रुपए। कितने नहीं आए? फर्स्ट कॉल के, तो वो एंट्री डल जाएगी 300 के हिसाब से, शेयर्स के हिसाब से। और या फर्स्ट कॉल अकाउंट यूज कर लो, अगर पहले कॉलिनियर नहीं यूज किया तो उसको यूज करो, कॉलिनियर यूज किया तो उसको रिवर्स करोगे कॉलिनियर को। एंट्री बिल्कुल वही है, एंट्री बिल्कुल वही है, कोई फर्क नहीं है। अगर आपने कॉलिनियर का इस्तेमाल नहीं किया तो रिस्पेक्टिव स्टेज का नाम आएगा, अगर कॉलिनियर का यूज किया तो उसी को रिवर्स करोगे, बस इतनी सी बात है। ये जितना कॉल्ड अप है, जितना मिला, जितना नहीं मिला, ठीक है ना। प्रीमियम का लफड़ा ही नहीं है तो पॉइंट ही खत्म हो गया, प्रीमियम का पॉइंट ही नहीं आ रहा है। फिर आती है सेकंड कॉल। अब कितनों से मंगाओगे? सो श्याम और राम दोनों खत्म हो गए तो आपके पास 500 कम हो गए, तो हमारे पास 19500 इंटू 4 से मंगाओगे, तो शेयर सेकंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 19500 इंटू 4, इतने मंगाएंगे, इतनों से ड्यू है क्योंकि बाकी फोरफिट हो चुके 500 शेयर। इतनों से मिला तब एक और निकम्मा निकला, मोहन, 100 शेयर पे नहीं दिए उसने, 100 शेयर पे नहीं दिए उसने, जो 4 रुपए थे, तो 400 रुपए कम मिल रहे हैं, तो 100 शेयर्स पे नहीं आ रहे, तो 400 रुपए कम हो जाएंगे जितने ड्यू थे। अप्रोच नंबर 1 या अप्रोच नंबर 2, कॉलिनेरियर का सहारा ले लो, तो 400 रुपए कहाँ चला गया? कॉलिनेरियर में चला गया। बात एक है जी, एक कोई गल है जी, कोई फर्क नहीं है जी, बात एक ही है, बिल्कुल सेम बात है, कोई फर्क की बात नहीं। और फिर फोर फीचर डिपेंडिंग अपॉन कौन सा यूज किया, अगर पहला वाला यूज किया तो शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, पूरे 10 रुपए मंगा चुका हूं, कितने आए हैं? 6 रुपए। कितने नहीं आए? 4 रुपए। तो 6 रुपए जा रहा है फोर फीचर में, 4 पे जा रहा है आपका रिस्पेक्टिव स्टेज का नाम, अगर फर्स्ट अप्रोच यूज की थी, और अगर सेकंड अप्रोच यूज करी थी तो शेयर कैपिटल, शेयर फोर फीचर, कॉलिनेरियर आ गया, तो कॉलिनेरियर का इस्तेमाल हो गया। अब हमारा फोर फीचर हुआ, ये तो हो गया, सारी चेंजेस के पैसे भी हो गए। अब हमने री इशू किया, री इशू किया, सारे शेयर्स कर दिए सर, सारे के सारे कर दिए, 9 रुपए पे करे, तो 600 शेयर थे, बैंक में आया 600 इंटू 9, क्रेडिट हो रहा है 600 इंटू 10, 1 रुपए कहाँ गया? शेयर फोर फीचर में। और लास्ट एंट्री के लिए आसान काम हो गया, सिंपल सी बात है, जितना जितना शेयर फोर फीचर का था, राम श्याम मोहन का, उन सबको ऐड किया, उनके एंट्रीज में जाके देखो, तो हमने सबसे पहले वाले का कितना था बेटा जो फोरफिट किया था? 200, सबसे पहले वाले का 200 था ना? यस सर। अगले वाले का कितना था हमने जो फोरफिट किया बेटा? 900, 200 प्लस 900, और लास्ट वाले का कितना था? 600। तो 200, 900 और 600, इतना इतना फोरफिट किया है, तो 1700 हो गया टोटल जब्त अमाउंट। और उसमें से आप कितने का डिस्काउंट दिया सर? 600 का डिस्काउंट दिया, तो आपका माइनस होके आ गया, जो अमाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है जिसे मैं कैपिटल रिजर्व में भेज दूंगा, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये वर्किंग नोट जरूर बनाना है। बड़ा क्यों लगा थोड़ा सा क्वेश्चन? वैसे 15 मार्क्स का इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर दिखाता गया, तो आपके पास तीनों स्टेजेस में जब जब पैसे बात आई तो 2 बार एंट्रीज दिखाई रिसीव की, विदाउट एंड विद, और फिर फोर फीचर की 2 बार दिखा दी, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अदरवाइज आप कोई एक से ही करेंगे, विदाउट या विद, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विद दैट आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, वो क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, बताओ कैपिटल रेवेन्यू खर्चे की। तो इसमें कह रहा है अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, हमने कुछ अपने पास में खर्चा किया जिससे हमारे वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो गए, तो बेटा ये रेवेन्यू खर्चा। बट इसमें आपका आंसर डिपेंड पता है किस पे करता है? क्या उससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट? तो रेवेन्यू खर्चा आप साथ में लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट,
बट कैपिटल खर्चा अगर उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बात आती है आपके पास में, तो हम रेवेन्यू खर्चा कंसिडरिंग की शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इनटू वर्किंग कंडीशन, रिपेयर का खर्चा सेकंड हैंड कार पे है जी, तो सेकंड हैंड कार तो तब तक इस्तेमाल करने लायक स्थिति में नहीं आएगी जब तक रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक ठाक तो करानी पड़ेगी ना, तो जब तक इस्तेमाल करने लायक स्थिति में नहीं पहुंच जाएगा तब तक जो भी खर्चा लगा रहे हो वो कैपिटल खर्चा, वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, कैपिटल का मतलब उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, तो कैपिटल खर्चा आ गया। फिर अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग फ्यू मोर एग्जिट्स इन द सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर्स, बेटा सिनेमा हॉल तो पहले ही बन चुका है, गवर्नमेंट वालों ने क्या बोला, पहले आपके 15 एग्जिट है जी आपने बनाए हुए, 5 और बनाओ, 20 करो, बेटा क्या कोई नया एसेट बन रहा नहीं, उसी में तो बस एक अल्टीमेटली दरवाजा बना रहे हो ना, वी आर नॉट मेकिंग अ न्यू एसेट, वी आर नॉट, आपके पास में इससे कोई नया एसेट खरीद नहीं रहे, कोई नया एसेट बना नहीं रहे, तो अल्टीमेटली इसलिए रेवेन्यू बोला है, ये मेंटेनेंस के अंदर में आ गया एक तरीके से, तो आपके पास में रेवेन्यू खर्चा है, क्या है, रेवेन्यू खर्चा, ठीक है ना। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक, स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह पूछ रहे, ना कोई नया एसेट खरीदा, ना कोई नया एसेट बनाया, ना कोई एग्जिस्टिंग की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या है, रेवेन्यू खर्चा। और लास्ट क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डायरेक्टर्स के फॉर ट्रिप अब्रोड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, ओ कैपिटल एसेट खरीदने के लिए गए थे फॉरेन, ये एसेट से खरीदने से रिलेटेड है, इसलिए कैपिटल खर्चा हो गया, कैपिटल की कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है ना, तो कैपिटल की कॉस्ट में ऐड होगा। तो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो है ये वाला जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर में कंप्लीट हो जाता है, एंड होपफुली आपके पास में ये सारे का सारा मॉक टेस्ट पेपर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, ये वो समय है जब आपके पास में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रुकना, बिल्कुल भी नहीं थमना, अपने एफर्ट्स डालते चले, अपने ऊपर विश्वास रखें, प्लीज ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, एवरीथिंग विल बी फाइन, स्टे काम, एंड अपने एफर्ट्स में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि जो आपका सपना है सीए बनने का, उसमें ये आपके पास में थोड़े बहुत टेंशन के बेसिस आएंगे, और इसी से तो हमने पार पाना है। सबसे आसान होता है सरेंडर करना, 6 महीने बाद हम दे देंगे पेपर, पर वो नहीं करना। आप लोगों ने अभी तक इतने टाइम से इतनी मेहनत करी है, प्लीज उस मेहनत को वेस्ट ना जाने दें, तो अपनी मेहनत जो बचे हुए दिन रह गए वो करते चले, अपने ऊपर विश्वास रखें, मेरी बेस्ट विशेष आप सही बच्चों के साथ में, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मुलाकात होगी आगे जाके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।